Hello students, in the previous lecture we have discussed the syllabus and how the preparation should be for the subject. So हमारे को subject को कैसे prepare करना है और हमारा syllabus क्या है, that we have discussed in the previous lecture. Now there we have discussed one thing कि जो हमारी preparation होनी चाहिए that should be conceptual rather than just mugging up. बिकॉज क्या है, जब हम सिर्फ मगअप करते हैं तो उसमें अगर पेपर थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया, जैसा हमने प्रिपेयर नहीं किया उससे अगर थोड़ा भी चेंज हो गया, जो इंस्टीट्यूट के केस में हमेशा एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अगर वैसा हो गया देन इन दैट सिचुएशन वी विल बी फेसिंग द डिफिकल्टी. सो अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द एसएफएम दैट वी आर स्टडिंग इज फॉर द फाइनल. फाइनल के लिए पढ़ रहे हैं हम एसएफएम, बट हमने इंटरमीडिएट पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है एंड फ्रॉम देयर we need to recall certain basic concepts. हमारे को कुछ वहाँ से बेसिक concepts की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे को रिकॉल करने चाहिए. अब आज भी और नेक्स्ट एक और दो लेक्चर हम इस पे डिवोट करेंगे, बिकॉज क्या है कि अगर वो कंसेप्ट सबने पढ़ा हुआ है, आई एम नॉट सेइंग कि तुमने पढ़ा नहीं है, इंटरमीडिएट में एफएम पढ़ा नहीं है, पढ़े होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें या तो कुछ टाइम हो जाता है और वैसे भी क्या है कि वी फॉरगेट. आई एम जस्ट रिकॉलिंग दोज थिंग्स. हम उसमें बहुत टाइम डिवोट नहीं करेंगे, वी विल जस्ट रिकॉल कि हमारे को क्या चाहिए उसके लिए. इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? अब जब हमने इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था, सो एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड दैट द फाइनेंस मैनेजर टेक्स 3 डिसीजंस. ठीक है, सो द डिसीजंस टू बी टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर, हाउ मेनी डिसीजंस टू बी टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर? देयर आर 3 डिसीजंस टू बी टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर. अब ये डिसीजंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट डिसीजन यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्ट डिसीजन है दैट इज द फंडिंग डिसीजन. ठीक है, फंडिंग डिसीजन मतलब क्या हो गया? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. एज ए फाइनेंस मैनेजर हमें क्या करना होगा? हमारे को फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, सो फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे हमें. नाउ ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे को फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाला गया है या हमने हमारा जॉब वहाँ लगा है, तो पहला काम जो हमारा होगा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या लगता है? फंड्स लगते हैं. सो हमारा जो वन ऑफ द बेसिक पर्पस, बेसिक ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी, जो डिसीजन हमारा होगा वो होगा फंडिंग डिसीजन, कि हमारे को कितने फंड्स की जरूरत है और उन फंड्स को हमें कहाँ से अरेंज करना चाहिए. द सेकेंड डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू हैव इज द इन्वेस्टिंग डिसीजन. ठीक है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, एक बार फंड्स का अरेंजमेंट हो गया तो उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? उन फंड्स को हमें कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है प्रॉपरली मीन्स वो जो डिसीजन है दैट इज कॉल्ड एज द इन्वेस्टिंग डिसीजन. अब इस इन्वेस्टिंग डिसीजन में व्हाट वी आर सपोज टू डू कि जो हमारे पास फंड्स आए हैं उनको प्रॉफिटेबली कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं. सो ये तो हम इंटरमीडिएट में पढ़ भी चुके थे. ठीक है, देन द थर्ड डिसीजन मीन्स अभी भी पढ़ना है हमारे को, इन्वेस्टिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग हमारे को अभी भी पढ़ना ही है. इज इट क्लियर? देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट डिसीजन टू बी टेकन इज द डिविडेंड डिसीजन. अब हमारा डिविडेंड डिसीजन क्या है? सो अब यहाँ पे हमारे पास में 3 डिसीजंस हो गए. फंडिंग डिसीजन मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, देन द सेकेंड वन इज द इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड द थर्ड वन इज द डिविडेंड डिसीजन. इज दिस पॉइंट क्लियर? अब डिविडेंड डिसीजन है ही क्यों? लुक, अगर हमने अकाउंटिंग करी है इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म की जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? जो ईयर एंड पे या जो भी हमारा पीरियड जिसकी भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आया दैट गोज टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट हो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस होगा वो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ अब यहाँ पे क्या होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप फर्म, सो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड. उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड मीन्स जो पार्टनर्स हैं दे आर लायबल फॉर द लॉसेस ऑफ द फर्म. मीन्स कोई भी लायबिलिटी है, जो भी लायबिलिटी है, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म. मतलब अगर फर्म को लॉस होता है या कहीं से लोन लिया, किसी से पैसा लिया, तो अब अगर उस केस में हमारे को वो पैसा लौटाना है, ठीक है, सो वहां पे क्या होगा कि जो पार्टनर है या तो सब मिलके वो पेमेंट करें या फिर सपोज 4 पार्टनर हैं तो या तो चारों मिलके सपोज 10 लाख रुपीस की लायबिलिटी है, 10 लाख रुपीस का किसी से पैसा लिया, क्रेडिटर्स हैं या फाइनेंसर्स हैं, उनसे 10 लाख रुपीस लिया था.
वो 10 लाख रुपीज या तो सब मिलके वापस करें। अब ये हुआ कि सपोज 4 पार्टनर थे, उसमें से 3 भाग गए, तो जो चौथा बचा हुआ पार्टनर है उसकी लायबिलिटी है कि वो 10 लाख रुपीज उस क्रेडिटर को वापस करे। आई बात समझ में? सो अब यहां पे होता क्या है कि इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, रिस्क ऑफ द पार्टनर्स इज वेरी हाई। ठीक है, दैट इज वाई वी आर हैविंग द लिमिटेशन इन द पार्टनरशिप एक्ट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स, वो किस तरीके की पार्टनरशिप फॉर्म है उस पर भी डिपेंड करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, सो अब इस केस में क्या हुआ, हम पार्टनरशिप नॉर्मली करते क्यों हैं? हम नॉर्मली पार्टनरशिप क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज, या तो किसी के पास में बिजनेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से रन करने की एक्सपर्टीज है, या फिर उसके पास में पैसा है। ठीक है, दो ही चीज़ों से होता है, मीन्स या तो स्किल है या फिर उसके पास में फंड्स का अरेंजमेंट है। इन दो चीज़ों के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं। अगर मेरे पास में खुद ही पैसा है और खुद ही मेरे पास में स्किल है बिजनेस को अच्छे तरीके से रखने चलाने के लिए, तो मैं पार्टनर की जगह क्या करूंगा, एम्प्लॉयज रखूंगा। इज इट क्लियर? बट अब वहां पे एम्प्लॉयज स्किल के लिए भी रखे जा सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मेरे को मोस्टली क्या जरूरत होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस फाइनेंस की वजह से हम किसी को भी अपनी पार्टनरशिप फर्म में लेते हैं, स्किल की वजह से भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, बट स्किल के लिए अगर मेरे पास में फंड सैंपल है, फंड्स की कोई कमी नहीं है, तो मैं पार्टनर रखने की जगह एम्प्लॉय रखना शायद डिपेंड, वो तो इंडिविजुअल चॉइस भी होती है। इज इट क्लियर? नाउ अब यहाँ पे हमारी पोजीशन कैसी आई कि पार्टनर्स की, अब क्या होता है कि पार्टनरशिप एक्ट में लिमिटेशन क्यों रखी गई है, क्यों नंबर ऑफ पार्टनर्स पे रिस्ट्रिक्शन रखा गया है। अब मैं किसी को भी पार्टनर बना लेता हूँ जिसको मेरे बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसके पास पैसे थे, उसको मैंने लालच दिया, एक काम करो तुम मेरे साथ में बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो एंड हम बहुत बढ़िया बिजनेस चलाएंगे। मैं उसको लालच दिखाता हूँ, सपने दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस में उससे पैसे लिए, लॉस वॉस हो गया, अब मैं तो निकल लिया बाहर कहीं। ठीक है, माल्या साहब की तरह यूके में जाके बैठ गए। अब वो जो बचा हुआ पार्टनर है वो तो फंस गया ना। ठीक है, सो मोस्टली जो हमारी पार्टनरशिप होती है तो वो जान पहचान के लोग जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क है तो मैं किसके साथ में पार्टनरशिप करूंगा, जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। मोस्टली फैमिली या फ्रेंड्स में ही लोग पार्टनरशिप करते हैं मोस्टली, या जिनको हम पहले से जानते हैं हम उनके साथ में ही पार्टनरशिप करते हैं। अब इसमें पार्टनरशिप में दिक्कत क्या होती है कि हम अपने बिजनेस का साइज, क्योंकि कैपिटल को अरेंज करने की रेस्ट्रिक्शन हो गई, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं इस पे फर्क आ जाता है, इस पे डिफरेंस आ गया। तो उसकी वजह से हम वहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल रेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो शुरुआत जब बिजनेस शुरू हुए तो पार्टनरशिप हुआ करती थी, फिर उसके बाद में देयर केम अ कंसेप्ट ऑफ कंपनी, एंड वो पहले फर्म्स को ही, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती थी उसमें ही कंपनी लगा लेते थे, ABC एंड कंपनी। अभी भी बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म्स हैं जिनमें एंड कंपनी लगा हुआ है। हमारा CA में जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं, एडवोकेट्स की भी जो फर्म्स हैं, उनमें भी ABC एंड कंपनी हो गया। ठीक है, सो वहाँ पे जो हमारी सिचुएशन आती है कि एंड कंपनी लगाने से वो वैसी कंपनी नहीं बन जाती जैसी आज है। तो जो पहली कंपनी उस फॉर्म में आई, जैसे हम आज की डेट में कंपनीज देखते हैं, दैट हैज समथिंग टू डू विद इंडिया। जो पहली कंपनी थी दैट विद द लिमिटेड लायबिलिटी, दैट वाज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दैट वाज क्रिएटेड 400 years बैक। ठीक है, मीन्स 300-400 years बैक एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, that was British East India Company। बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज बनी, बिकॉज 1600-1700 सेंचुरीज में इंडिया वॉज अ रिच कंट्री। पीपल फ्रॉम यूरोप एंड अरब, they wanted to travel to India, they wanted to come to India. That is why the Columbus, he has gone for discovery of India, और वो अमेरिका में पहुंच गया और उसको लगा वो इंडिया पहुंच गया है। नॉट क्लियर? सो यहाँ पे अब
सीधी सी बात है ना कि मैं कहीं क्यों जाना चाहूँगा। अब हम अफ्रीका क्यों नहीं जाना चाहते, लोग अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं ना, प्रॉस्पेरिटी है। अफ्रीका लोग वहाँ के वीज़ा के लिए लाइन नहीं लगाते, ठीक है, लोग चले भी जाते हैं, काम है चले गए, ठीक है वैसे चले गए, बट वीज़ा के लिए लाइन नहीं लगाते ना। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, यहाँ के लिए क्यों जाते हैं, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए लोग क्यों लाइन लगाते हैं वीज़ा के लिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी। ऐसे ही इंडिया भी प्रॉस्परस कंट्री था, तो जब प्रॉस्पेरिटी थी तो लोग इंडिया आना चाहते थे, यूरोपियंस भी इंडिया आना चाहते थे। वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज थे उस टाइम पे, यूरोप वाज इन बिट ऑफ पॉवर्टी, बहुत सारे क्लैशेस थे एंड बहुत सारी दिक्कतें थी। सो दे विश टू कम टू इंडिया, बट उनको रास्ता नहीं पता था, क्योंकि यूरोप और इंडिया के बीच में अरब्स थे, उन्होंने वहाँ पे रोड ब्लॉक किया हुआ था। अरब्स यूज टू ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, वो यहाँ से अरब्स यहाँ से सामान लेके जाते थे और यूरोप में बेचते थे, ठीक है। सो वहाँ पे अब यहाँ पे क्या पोजीशन आ जाती है दैट कि अब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई, एक ब्रिटेन वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट वाज ऑलरेडी डूइंग द बिजनेस इन इंडिया। इसी तरीके से और भी कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज वर formed, and one of the East India company which was formed, that was the Dutch East India Company, and Dutch East India Company was the first company। उसके पहले ये जो कंपनी बना करती जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, that was initially a partnership firm, ठीक है। बाद में ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, this Dutch East India Company was not exactly the same, वो उस तरीके का सेम स्ट्रक्चर नहीं था वहां पे। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ही वॉज अ डच पर्सन एंड लेटर ऑन ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ऑल्सो। सो उसने क्या बोला कि अब जो कंपनी में पहले क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि 4 पार्टनर हैं, चारों ने मिलकर पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब उसमें से एक पार्टनर को वो बिजनेस नहीं करना, तो बाकी के 3 पार्टनर क्या करते हैं, उस पार्टनर को पैसा दे देते हैं एंड ही लीव्स द फर्म, ठीक है। सो एंट्री भी हो सकती है पार्टनर की, एग्जिट भी हो सकता है, ठीक है। नाउ सो इन द सेम मैनर, इन द सेम व्हाट हैपेंस कि जो भी पार्टनरशिप फॉर्म्स होती है, दे वर्क इन दिस वे। ये तो हमने अकाउंटिंग में पैसे भी पढ़ा हुआ है एंड प्रैक्टिकली भी इन चीजें देखी हुई हैं। बट अब जब ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो इसमें जो इसका प्रमोटर था उसने बोला कि अब इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी में जो पैसा लगाएगा, जो शेयर होल्डर बनेगा, उसको कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी, उसको कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी। एंड इफ ही वांट्स, उसके बदले में उसको क्या दिया जाएगा, एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पार्टनर्स के भी तो शेयर होता है ना, ठीक है, 20-25% चार पार्टनर का शेयर है, तो उसका एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया दैट यू आर द पार्टनर इन द फर्म। ऐसे ही उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे को एक शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे एंड दैट शेयर सर्टिफिकेट यू कैन सेल इन द मार्केट। जब तक कंपनी बंद नहीं होगी हम किसी का पैसा वापस नहीं करेंगे। एंड हियर कम्स द फर्स्ट कंपनी which said कि अब जो भी इस कंपनी में शेयर में, इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाएगा, कंपनी उसको पैसा वापस नहीं करेगी जब तक कंपनी चल रही है। जब कंपनी बंद होगी तो हम पैसा वापस कर देंगे, जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा शेयर होल्डर्स को, बट जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है तो कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी। तो अब कोई भी पर्सन कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा, अगर उसे पैसा वापस मिलना ही नहीं है तो वो पैसा क्यों लगाएगा। सो हियर कम्स द स्टॉक मार्केट। अब हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट की जरूरत क्या है, तो स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है दैट इज कॉल्ड एज आईपीओ, उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड दैट इज द प्राइमरी मार्केट। कंपनीज रेज द मनी थ्रू द आईपीओस, ठीक है। अब जो शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं, व्हाट दे डू, लेटर ऑन दे कैन सेल द शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। जो आईपीओ की एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट द शेयर्स ऑफ द कंपनी शुड बी लिस्टेड एट सम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर कंपनी के शेयर्स किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते हैं, देन दे विल हैव टू रिफंड द एंटायर मनी, उनको पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। क्लियर नाउ। अब यहाँ पे तो कंपनीज के केस में अब हम बात करते हैं कि शेयर, कोई भी पर्सन है वो पैसा क्यों लगाएगा, अगर उसे पैसा वापस ही नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो मैं लगाऊंगा ही नहीं ना पैसा, ठीक है। सो बिकॉज क्या है कि मैं कब तक कंपनी के बंद होने का इंतजार करूंगा, लाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म समवेयर 1600 सेंचुरी में, दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म एंड दैट ईस्ट इंडिया कंपनी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। अब वो जो शेयर होल्डर है वो इंडियन है, बट वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है। सो कंपनीज का तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है दैट दे आर हैविंग द परपीचुअल एग्जिस्टेंस। शेयर होल्डर होगा, मर जाएगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। कंपनी कैन एग्जिस्ट टिल परपीचुइटी, उसकी कोई लाइफ नहीं है कि वो इतने साल में वो कंपनी खत्म हो जानी चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन दिस सिचुएशन कि अब मैं किसी कंपनी में, सपोज अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस करने पहली बार आए, तो जो उनके ऑफिसर्स आए, दैट वाज द टाइम, आई थिंक शाहजहां था उस टाइम पे। सो दे केम टू द पैलेस, और उसके कोर्ट में आए, एंड दे हैव गिवन हिम प्रपोजल कि हमारे को यहाँ पे बिजनेस करना है, एंड ही हैज गिवन द परमिशन टू देम टू डू द बिजनेस इन इंडिया। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि अब यहाँ पे सपोज उन्होंने ऑफर दिया होता शाहजहां को कि एक काम करो कि जापना आप भी हमारे कंपनी में शेयर होल्डर बन जाओ और आप जो है 10% शेयर्स ले लो। शाहजहां ने कहा ठीक है, चलो मैं भी शेयर होल्डर बन जाता हूं। अब कंपनी ने ये बोला कि अब हम जो आप पैसा लगाओगे कंपनी में, ये कंपनी जब तक एग्जिस्ट करती है, कंपनी आपको पैसा वापस नहीं करेगी। कंपनी आपको पैसा वापस नहीं करेगी जो आपने पैसा लगाया, ठीक है। तो अब बेचारा शाहजहां कब तक इंतजार करता कंपनी के बंद होने के लिए? कंपनी आज 400 ईयर्स के बाद भी एग्जिस्टेंस में है, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेंस में है। बेचारा 400 साल इंतजार में बैठा रहता कि मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो, और वो बोलते रहते कि नहीं अभी तो साहब कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में, अभी तो हम पैसा आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते, हमारी मर्जी है हम दे दें, बट आप ज़बरदस्ती अभी पैसा नहीं ले सकते हमारे से। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन कि अब ऐसे तो शाहजहां पैसा क्यों लगाता ना ईस्ट इंडिया कंपनी में, लगाया भी नहीं ये अलग बात है, बट वो क्यों पैसा लगाता? कोई भी, शाहजहां छोड़ो, तुम आ जाओ, मैं आ जाऊं, मैं ऐसी कंपनी में क्यों पैसा लगाऊं? सो यहाँ पे अब मेरे पास में प्रपोजल आया कि मेरे को कोई कंपनी है, चलो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में हम और तुम उस समय भी थे, हमारे को उन्होंने ऑफर दिया कि तुम पैसा लगाओ हमारी कंपनी में। मैंने कहा ठीक है लगा देंगे। अब उन्होंने कहा कि पैसा लगाओ, ठीक है, एंड मैंने कहा मैं लगा देता हूँ, मेरे को पैसा कब वापस मिलेगा? उन्होंने कहा जब तक कंपनी है तब तक तो मिलेगा नहीं। मैंने कहा मैं क्यों लगाऊँ? तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है हम पैसा वापस नहीं करेंगे, बट आप ये जो हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, ये आप सर्टिफिकेट क्या कर सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो, और मार्केट में बेच के आप अपना पैसा वापस ले लो। अब कंपनी अगर बिजनेस अच्छा कर रही होगी तो मेरा जो शेयर है, प्रॉफिट्स होंगे वो कहाँ आएंगे? रिजर्व्स में आ जाएंगे, तो मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा बढ़ी हुई कीमत पे आप अपना शेयर बेच दो एंड यू विल गेट योर मनी बैक। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा वो जब जब कंपनी का मन होगा वो कंपनी आपको एज ए डिविडेंड दे दिया करेगी। ठीक है। मैंने कहा वेल एग्रीड। मैंने उनको पूछा कि अब इस केस में अगर सपोज कुछ फ्रॉड हो जाता है तो मेरी लायबिलिटी कितनी? उन्होंने कहा आपकी कोई लायबिलिटी नहीं, आप पैसा लगाओ, सपोज 10,000 रुपये लगा रहे हो, तो 10,000 रुपये के अगर शेयर है उसमें से आपने 5,000 ही अभी दिया, तो बाकी बचे हुए 5,000 के लिए आप लायबल हो। बट अगर एक बार आपने 10,000 रुपीज दे दिया देन यू आर नॉट लायबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। वो जिम्मेदारी हमारी, आप उसकी टेंशन छोड़ दो। मैंने कहा ये तो सही है, ठीक है। अब फ्रॉड कुछ हो जाता है तो मैं नहीं फंसूंगा उसमें। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो व्हाट हैपेंस हियर इन दिस केस, व्हाट हैपेंस इन दिस केस कि यहाँ पे अब क्या हो गया कि अगर मेरी रिस्क नहीं है तो मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ, ठीक है। पैसा बाद में मिलेगा, क्या होगा वो अलग चीज़ है, बट अगर मेरे को फंसने का डर होगा तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस के शेयर शुरुआत में लॉन्च करे थे तो उस टाइम पे कौन धीरू भाई अंबानी को जानता था, बट लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने उनकी कंपनी के शेयर खरीदे ना। अगर वहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती तो उस केस में कोई भी उस कंपनी में पैसा नहीं लगाता। सो द फर्स्ट थिंग है फॉर
ग्रोइंग द बिजनेस, फॉर ब्रिंगिंग मोर कैपिटल इनटू द बिजनेस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें, अगर हम कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड कर देते हैं तो लोग पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक, पैसा लग गया, लोग जो अननोन लोग थे उन्होंने भी कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब जो पैसा लगाएगा, कंपनी उसको पैसा वापस नहीं कर रही है तो हमें उसे एग्जिट रूट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एग्जिट रूट देना पड़ेगा। और ये जो एग्जिट रूट है वो कहां से आता है? दैट कम्स टू द सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हमारा एग्जिट रूट हमारे को मिलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, मैं अपने शेयर्स को कहां बेच सकता हूं? स्टॉक मार्केट में बेच सकता हूं। मैं बाहर जाना चाहता हूं, कोई दूसरा अंदर आना चाहता है। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस हो गया पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच में। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑफ द फर्म। सो अगर वो लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो लॉस भी शेयर करते हैं। अगर वो लॉस मीन, अगर P&L में लॉस आता है, दैट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टनर्स। अगर वो लॉस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कंपल्सरीली उनका प्रॉफिट पे भी राइट बनता है। बट अब कंपनी के केस में क्या हो गया कि अगर कंपनी को लॉस होगा तो वो शेयर होल्डर की जिम्मेदारी नहीं है। लॉस विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट पे भी एज ए शेयर होल्डर मेरा राइट नहीं बनता है। आई बात समझ में? मेरा प्रॉफिट पे राइट नहीं बनता है। हाँ, अगर कंपनी चाहे तो मेरे को डिविडेंड दे सकती है, बट अगर नहीं चाहे तो डिविडेंड नहीं देगी। आई बात समझ में? ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस एंड दैट इज व्हाई पार्टनरशिप फर्म में डिविडेंड डिसीजन नहीं होता है, बट कंपनी के केस में डिविडेंड इज अ डिसीजन। बिकॉज जो एज ए शेयर होल्डर मेरा वहां पे राइट नहीं है टू रिसीव द प्रॉफिट्स। ठीक है, बिकॉज मैं लॉस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं तो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मेरा राइट नहीं बनता है। अब अगर कंपनी चाहे तो मेरे को डिविडेंड दे सकती है, कंपनी नहीं चाहे तो वो मेरे को डिविडेंड नहीं देगी। अब हम कहाँ काम कर रहे हैं? हम तो काम कर रहे हैं कंपनी में। ठीक है, अब हम फाइनेंस मैनेजर कहाँ पे हैं? फाइनेंस मैनेजर हैं कंपनी के। ठीक है, कंपनी को ओन कौन करता है? शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। ठीक है, अब हमारे को किसके बारे में सोचना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्या डिविडेंड दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। सो एज ए फाइनेंस मैनेजर हमारे पास कितने बेसिक डिसीजंस हो गए? 3 बेसिक डिसीजंस हो गए। वन इज फंडिंग डिसीजंस, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग डिसीजन, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। एंड थर्ड डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। अब इन तीनों डिसीजंस को लेते टाइम पे एज ए फाइनेंस मैनेजर अब हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? एज ए फाइनेंस मैनेजर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, सो कितने डिसीजंस थे हमारे पास में? वी वर हैविंग 3 डिसीजंस, फंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। इन तीनों डिसीजंस को लेते टाइम पे हमारे दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लाइक व्हेन यू आर अटेंडिंग माय क्लास, तो हमारे दिमाग में कुछ ऑब्जेक्टिव है ना कि हमें एसएफएम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। 60 प्लस तो होना ही चाहिए, एग्जामिशन तो आना ही चाहिए। बाकी 40-50 तो हम कहीं से भी पढ़ के लेके आ सकते थे, खुद से पढ़ के भी हो सकता था। बट अगर हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि अब हमारे को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ऐसे ही जब हम फाइनेंस मैनेजर हैं और ये 3 डिसीजंस ले रहे हैं, तो इस समय पे इन 3 डिसीजंस को लेते टाइम पे हमारे दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं? वी आर हैविंग 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंस मैनेजर। 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। ठीक है, एंड व्हाट दीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे? दैट एज ए फाइनेंस मैनेजर हमारे को क्या करना चाहिए? बिजनेस का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहिए। एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव दैट वी आर हैविंग इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। So there are two primary objectives of the finance manager. One is the profit maximization and another is wealth maximization. अब profit maximization क्या है? What this objective says? This objective says means as per the profit maximization, as a finance manager we aim at maximizing the profits of the organization.
जिस भी कंपनी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, हमें उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात आती है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल में हमारे पास क्या आ गया, इस ऑब्जेक्टिव में एम क्या है हमारा, इट एम्स टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड अनदर इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, वेल्थ तो जो मेरे पास में है, एसेट है या जो भी चीज़ें हैं वो मेरे पास में जो रियल में है वो हमारा एसेट है। बेसिकली ये क्या बोलता है कि शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए। एज ए शेयर होल्डर मेरे पास में वेल्थ क्या है, मेरे पास एसेट क्या है, कंपनी के जो शेयर्स हैं मेरे पास में वही मेरा एसेट है। अगर उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरी वेल्थ बढ़ेगी, अगर उस एसेट की वैल्यू घट जाएगी तो मेरी वेल्थ कम हो जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव गलत है? आंसर इज नो। प्रॉफिट तो कमाएंगे ही, अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो वेल्थ भी नहीं बढ़ेगी। अगर कंपनी लॉस में चलेगी तो वेल्थ कैसे बढ़ेगी? बट द क्वेश्चन कम्स कि इसमें से बेटर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें से बेटर ऑब्जेक्टिव क्या है? सो बेटर ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, सो जब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, इसमें जो बेटर ऑब्जेक्टिव है दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब इन दोनों ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है? अब हम आ जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या बेसिकली। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वी आर नॉट सेइंग कि प्रॉफिट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कैन बी ऑब्जेक्टिव। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, सो अब हम इन दोनों में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डिफरेंस समझ के लेते हैं कि क्या हमारे डिफरेंसेस हैं इसमें। ठीक है, सो फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, व्हाट इट डज, इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। कोई बुराई है इसमें? नहीं, नहीं है कोई बुराई। ठीक है, सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, रादर देन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से इट इज ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी तो शेयर होल्डर की भी बढ़ेगी। इज इट क्लियर देन? अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है? व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? ठीक, प्रॉफिट किसी ने देखा है? प्रॉफिट होता क्या है? इट इज एक्चुअली द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट वी कॉल एज द प्रॉफिट। इज इट क्लियर? बट किसी ने प्रॉफिट देखा क्या? अभी यहाँ से चल के गया था, देखा क्या तुमने? नहीं, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि प्रॉफिट को कोई देख ही नहीं सकता। आई ऑलवेज से कि प्रॉफिट जो है ना भगवान जैसा है, ये होता तो है पर दिखता नहीं है। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो भगवान जैसा है पर दिखता नहीं है। ठीक, सो हमें क्या दिखता है? भगवान का मंदिर दिखता है, भगवान की मूर्ति दिखती है, पुजारी दिखता है। अब पुजारी, अब जब हम मंदिर में जाते हैं भगवान से बोलते हैं कि हमें कुछ चाहिए, तो पुजारी क्या बोलता है कि कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, एक नारियल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ। क्या भगवान को चाहिए? नहीं, पर पुजारी का भी तो घर चलना चाहिए ना, उसकी सैलरी तो है नहीं, उसका भी तो घर कहीं से चलेगा ना। जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं वो भगवान के लिए नहीं होता, वो उस पुजारी के लिए होता है। भगवान नहीं मांग रहा हमारे से पैसे, बट अब उसी पैसे से तो मंदिर बनाया ना, भगवान ने खुद से तो नहीं बनाया। ठीक, हमने ही मंदिर बनाया भगवान का, उसके लिए पैसा लगेगा ना। नॉट क्लियर? ठीक, सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। ठीक, अब हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट है बट नहीं भी है, कैश में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है, पर अब यहाँ पे चलो आते हैं उस पर कि जब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट में, प्रॉफिट का मतलब क्या? नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर, कौन सा प्रॉफिट? एक्चुअल में डिफाइन किया जा सकता था बट इस ऑब्जेक्टिव में डिफाइन किया नहीं है। कुछ कंपनी होती हैं जिनका ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बट नेट लॉस है। ठीक है, हो सकता है। ठीक, अभी तुम ज्यादातर स्टार्टअप्स देखोगे
तो सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है बट नेट लॉस में है। वो उनका काम कैसे चलता है, वो अपने शेयर्स बेचते चले जाते हैं एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। इवन द कंपनीज लाइक बिग बास्केट और या फिर जितने ज़्यादातर स्टार्टअप्स तुम देखोगे उन सब में, इवन जो अनअकैडमी या फिर ये जो हमारा है शाहरुख खान ऐड में आता है उसके, फॉरगेट द नेम, चलो ठीक है। अब ये सब क्या है, करोड़ों के ऐड दे रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है उनको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बट फिर भी उनके खर्चे ज़्यादा हैं, ग्रोथ फेज है, नेट लॉस पे है। तो हम क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट? ये बताया जा सकता था बट बताया नहीं है, तो कंफ्यूजिंग हो गया ना, इट्स कंफ्यूजिंग, ठीक। बट व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, इट इज अ डेफिनेट टर्म। मतलब क्या होना चाहिए कि शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए। अब शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए मतलब शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, बात खत्म हो गई ना, इससे ज़्यादा की हम बात ही नहीं कर रहे। दिस पॉइंट क्लियर? सो व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, थोड़ी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इस तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। देन नेक्स्ट जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, दैट इज द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, whereas the wealth maximization is a long term objective। कैसे? इसमें अब हम आगे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एंड देन along with that I explain this point also, ठीक है। So what is here, then when it comes to the profit maximization में हम रिस्क कंसीडर नहीं करते, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में we consider the risk of investment, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम रिस्क, वहाँ पे हम रिस्क कंसीडर नहीं कर रहे। हमारे को जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बट साथ में रिस्क भी ज़्यादा है, हम उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ऑब्वियसली मैं सोचूंगा मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, बट मैं ये साथ में ये भी देखूंगा कि वहाँ जहाँ मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वहाँ रिस्क कितनी है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है लॉटरी में, 10 रुपए का टिकट, 1 लाख 1 करोड़ रुपए का जैकपॉट, ठीक। बट वो जैकपॉट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है ना। तो ज़्यादातर लोग जो लॉटरी में पैसा लगाते हैं वो लॉस में ही जाते हैं, उनका कैपिटल तो जाता है, साथ में घर के बर्तन भी बिक जाते हैं जिनको लॉटरी की लत पड़ जाती है। सो इट्स अ रिस्की थिंग, बट प्रॉफिट ज़्यादा है। सो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो मैं वहाँ पे रिस्क की बात नहीं करूँगा, मैं रिस्क के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ ये देखूंगा मेरे को प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा मिलता है। बट अगर मेरा ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है तो मैं प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा, बट साथ में ये भी देखूंगा कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ठीक। प्रॉफिट तो यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, मेरे पास में एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में मेरे को 50% रिटर्न मिल सकता है, बट वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। जो प्रोजेक्ट बी है वहाँ पे मेरे को 30% तक या 25% रिटर्न मिल रहा है, बट रिस्क बहुत कम है। तो अब अगर मेरा ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा तो मैं रिस्क कंसीडर करूँगा। आई एम नॉट सेइंग कि हम वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, बट हमारे को वहाँ पे रिस्क भी देखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज, या दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज इट इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस लाइक एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। मतलब क्या हो गया, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में सिर्फ शेयर होल्डर ही इंटरेस्टेड पार्टीज नहीं है, वहाँ पे एम्प्लॉइज भी हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है। क्रेडिटर्स मतलब फाइनेंसर्स हो गए या फिर जिन्होंने हमारे को क्रेडिट पे गुड सप्लाई करे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को कंपनीज या बिजनेसेस से टैक्सेस मिलते हैं, सो दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। अब यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी बिजनेस अगर बंद हो गया तो सबसे पहले जो वर्स्ट अफेक्टेड होता है वो एम्प्लॉय होता है। जो कंपनी का मालिक है वो तो कहीं और भी उसने इन्वेस्ट किया हुआ होगा, कहीं और से भी चल जाएगा, उसके पास में पैसा है, ही कैन मैनेज, ठीक है। सो क्या हुआ, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, वो माल्या साहब तो अभी भी ऐश में चल रहे हैं ना, वो तो यूके में बैठे हैं, वहाँ पे उनका वहाँ भी बिजनेस है, वहाँ पे भी चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस ही इज मैनिपुलेटिंग द यूके गवर्नमेंट एंड यूके कोर्ट्स।
कि मेरे को यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे तो अरेस्ट करके ले गए इंडिया में तो मेरा यहाँ का भी बिजनेस बंद हो जाएगा. इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट, इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट. तो क्या हुआ, जिन्होंने शेयर होल्डर्स या फिर फाइनेंसर्स, बैंक्स, उनका पैसा डूबा ज़्यादा. माल्या साहब का तो अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा. दिस इज पॉइंट क्लियर. सो व्हेन इट कम्स टू द बिजनेसेस, सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, कैसी चीज़ें. इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं किंगफिशर एयरलाइंस का ही. किंगफिशर एयरलाइंस जो स्टार्ट हुआ आई थिंक 2008-9 में किंगफिशर एयरलाइंस से स्टार्ट हुआ था, 2007-8 में हुआ होगा, ठीक है. उसके पहले जो एयरलाइंस का जो बिजनेस था, मींस 2003-4 से देयर केम द रिमार्केबल चेंज. एक एयर डेक्कन कम करके एक एयरलाइंस आया विच वाज लेटर ऑन टेकन ओवर बाय द किंगफिशर एयरलाइंस. तो उन्होंने टेक ओवर किया था उसको. सो व्हाट हैज़ हैपेंड देयर कि उस केस में वहाँ पे हमारे पास हुआ क्या कि पहले जो इंडिया में एयरलाइंस के जो 2003-4 से पहले देखोगे तो टिकट्स बहुत महंगे हुआ करते थे. जो पार्टिसिपेंट्स थे, जेट एयरवेज भी बंद हो गया. जेट एयरवेज, एयर इंडिया, दीज वर द मेजर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है. जेट एयरवेज का अराउंड 60% शेयर था. उसके अलावा जो एयर इंडिया और बाकी जो एयरलाइंस थे उनका रिमेनिंग 40% शेयर था. नाउ व्हाट वाज द पोजीशन देयर कि उस समय पे जो एयरलाइंस के टिकट्स थे वो कंपैरेटिवली काफ़ी महंगे होते थे. अब अगर कहीं छोटी डिस्टेंस पे ही जाना है, जैसे पुणे टू दिल्ली जाना है या पुणे टू मुंबई जाना है या पुणे या दिल्ली टू चेन्नई जाना है, कहीं पे भी इंडिया में डोमेस्टिक में कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो 8-10,000 रुपीज़ से 8,000-10,000 रुपीज़ से कम का कोई टिकट नहीं हुआ करता था. देन केम वन एयरलाइंस दैट वाज एयर डेक्कन. इट वाज स्टार्टेड बाय कैप्टन गोपीनाथ. ही ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ द लो कॉस्ट एयरलाइंस. उन्होंने क्या करा कि शुरुआत में कुछ टिकट उन्होंने बोला कि वो 500 रुपीज़, इवन 1 रुपीज़ पे भी टिकट देंगे, ठीक है. कुछ एक टिकट 1 रुपये पे भी देंगे, कुछ टिकट 500 रुपीज़ पे भी देंगे. पर उसके लिए 6 महीने से पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी. ये सब चीज़ें थी. नॉन कैंसिलेबल टिकट होते थे. उस टाइम पे 500 रुपये भी इतना छोटा अमाउंट नहीं था, ठीक है, बट मैं बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं था. सो व्हाट इज़ हियर, तो अब उस केस में वहाँ पे क्या हुआ कि जो एयरलाइंस थे, टिकट क्योंकि महंगे होते थे तो उसमें अनऑक्यूपाइड कैपेसिटी भी हुआ करती थी कि कुछ पैसेंजर्स हैं वो, मतलब कुछ सीट्स हैं वो अनऑक्यूपाइड भी जा रही हैं. बट जो अनऑक्यूपाइड सीट्स हैं उनका भी पैसा वो किससे ले लेते थे, जो ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, लंच वंच या स्नैक्स वो सब मिला करता था, ठीक है. तो इन्होंने कंसेप्ट क्या शुरू करा कि अब वो जो है कोई ऊपर की ओवरहेड खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, पानी भी खरीदना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें करें. बट लो कॉस्ट एयरलाइंस 2-2,500 3,000 रुपये का टिकट मिल जाता था और कुछ टिकट वो 500 रुपये में भी बेच रहे थे. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग बाई ट्रेन 3 AC 2 AC में ट्रैवल करते थे उन लोगों ने भी बाई एयर ट्रैवल करना शुरू कर दिया. उसके पहले बाई एयर ट्रैवल करना लग्जरी हुआ करती थी. 2 ही तरीके के लोग बाई एयर ट्रैवल कर पाते थे. एक, या तो जिनके पास में बहुत पैसा है या फिर जिनका टिकट का पैसा कोई और दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट या कंपनी ऑफिशियल्स हो गए, ठीक है. यही लोग बाई एयर ट्रैवल कर पाते थे. बाकी आम आदमी के बस का बाई एयर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है. मेरे फादर भी जब मैं छोटा था तो एक बार उन्होंने बाई एयर कहीं उनको अवार्ड मिल रहा था बिकॉज ही वाज गवर्नमेंट ऑफिसर, वो इरिगेशन में इंजीनियर थे, तो कहीं कोई एक अवार्ड मिल रहा था तो उसके लिए उनको बाई एयर आने के टिकट मिले. तो जब वो ट्रैवल करके आए तो अब उसमें हम बहुत एक्साइटेड थे कि कैसा लगा, क्या मतलब वो क्या हुआ वहाँ उस अवार्ड सेरेमनी में. वो तो अवार्ड ला के रख दिया, बट मोर इंटरेस्टेड कि वो हवाई जहाज में कैसा लगा बैठ के, ठीक है. सो क्या है, वो लग्जरी होती थी. मिडिल क्लास पर्सन के लिए अपने आप से अफोर्ड कर पाना वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी. सो वहाँ क्या हो गया कि उस सिचुएशन में वहाँ जब कैप्टन गोपीनाथ ने एयर डेक्कन शुरू करा, 2-2,500 रुपये क्या है कि 3 AC 2 AC का टिकट भी 1,500-2 हज़ार रुपये तक तो हो ही जाता है. बट सपोज समबडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, सो अगर बाई ट्रेन ट्रैवल करेगा तो अराउंड 20-24 आवर्स लग जाएंगे.
बट अगर बाय एयर ट्रेवल करोगे सो यू कैन रीच इन लेस देन 2 आवर्स। पहले तो 1 घंटे 35 मिनट में ही पहुंचा देते थे, 1 आवर 35 मिनट्स में। आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है, अराउंड 2 आवर्स लगते हैं, 1 आवर 45 मिनट 2 आवर्स इट टेक्स। तो अब सोचो अगर मेरे को दिल्ली में काम है एंड आई एम इन पुणे और मुंबई, सो मेरे को वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ट्रेवल अर्ली मॉर्निंग। मैंने 5 और 6 o'clock की फ्लाइट ली, आई रीच देयर बाय 9 और 10 o'clock एंड देन आई विल रीच टू द ऑफिस बाय 11 और 12 o'clock, जहाँ पे भी डिस्टेंस के हिसाब से जो भी हुआ, एंड आई कैन कंप्लीट द वर्क इन 4-5 आवर्स एंड अगेन आई पिक द फ्लाइट फॉर द इवनिंग 7 और 8 o'clock की मैंने फ्लाइट ली एंड आई कैन कम बैक टू द होम बाय नाइट। बट यही अगर मैं ट्रेन से ट्रेवल करता तो 24 घंटे जाने के, 24 घंटे आने के और 1 दिन काम के लिए। तो क्या हुआ, वो जो 3 दिन का काम था 1 दिन में हो गया। भले ही थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग गया बट स्टिल आई सेव द टाइम। ठीक है, पैसा सेव नहीं हुआ बट टाइम सेव हो गया, और पैसे में भी ऐसा बहुत डिफरेंस था नहीं, 1,500-2,000 रुपये उधर लग रहे थे, 2,500-3,000 उधर लग रहे थे, 500 में मिल गया टिकट तो अलग। मैंने भी जो फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया था दैट वाज थ्रू एयर डेक्कन, एंड उसमें 500 रुपीज़ का टिकट था, सब टैक्सेस वैक्सेस सब मिला के इट वाज अराउंड लेस देन 1,000 रुपीज़ था, 700-800 रुपीज़ का टोटल मेरा उसका खर्चा था, टिकट का टोटल एक्सपेंस। सो आई ट्रेवल्ड फर्स्ट टाइम थ्रू द एयर डेक्कन। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपये में मेरे को ट्रेन का भी टिकट मिल रहा था, 1,000 रुपये में मेरे को एयरलाइंस का भी टिकट मिल रहा था। सो मेरे लिए कन्वीनियंट क्या था, दैट आई ट्रेवल बाय एयर। फिर धीरे धीरे करके आदत पड़ जाती है, जब आदत पड़ जाती है तो अब टिकट अगर महंगा भी हो गया सो यू स्टिल ट्रेवल बाय एयर। ठीक है, एंड अब कोविड के पोस्ट कोविड टाइम में तो पीपल आर नॉट प्रेफरिंग टू ट्रेवल बाय ट्रेन, तो ट्रेन का ट्रेवल कम हो गया है एंड बाय एयर ये फॉर द एयरलाइंस इट इज़ अ गुड टाइम अदरवाइज। ठीक है, फ्यूचर इज़ वेरी गुड फॉर देम, क्योंकि बहुत लोग ड्यू टू द कोविड फियर विल स्टार्ट ट्रेवलिंग बाय एयर, इवन दो पहले वो ट्रेन से ट्रेवल करते थे, अब खर्चा बढ़ने पे भी वो करेंगे क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, सो क्या हुआ कि एयर डेक्कन ने क्या किया, इट वॉज अ लो कॉस्ट एयरलाइंस, लो कॉस्ट एयरलाइंस था, एंड व्हाट हैपेंड कि उन्होंने मिडिल क्लास को भी ट्रैवल करने का मौका दिया, उनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई, उन्होंने अपने खर्चे कम कर दिए। सो इन आई थिंक 2003-04 से लेके 2006-07 तक एयर डेक्कन बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइंस। फर्स्ट अभी भी जेट एयरवेज ही था, बट उसका शेयर मार्केट शेयर 60% से घट के 40% पे आ गया, और इनका अप्रॉक्सीमेटली 20-25% इनका मार्केट शेयर हो गया। इन्होंने कुछ उनसे लिया, कुछ और एयरलाइंस से भी उनका शेयर वहाँ पे आ गया, बट स्टिल एयर डेक्कन वाज नॉट इन प्रॉफिट, इट वाज हैविंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट नेट लॉसेस। बट उनके कंपनी के शेयर का भाव बढ़ गया, जो 10 रुपीज़ का शेयर था, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ शेयर, 2006-07 में उस शेयर की कीमत 150 रुपीज़ हो गई। देन माल्या साहब ने देखा कि एयरलाइंस के बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, सो ही ऑल्सो थॉट ऑफ स्टार्टिंग द एयरलाइंस बिजनेस, एंड ही स्टार्टेड किंगफिशर एयरलाइंस। एंड उनका जो वाइन और लिकर का बिजनेस था उसकी पंचलाइन क्या थी, किंग ऑफ गुड टाइम्स। सो ऐसे ही अब यहाँ पे उन्होंने ही थॉट ऑफ बिकमिंग फ्रॉम द किंग ऑफ गुड टाइम्स टू किंग ऑफ स्काईज, एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी एंड ही टुक ओवर द एयर डेक्कन, एयर डेक्कन को टेक ओवर कर लिया, एंड यहीं से ही विजय माल्या के फॉल की कहानी शुरू हो गई। ठीक है, नाउ सो व्हाट ही डिड। ठीक है, चलो इसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं। इट कंसीडर्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस, मतलब एम्प्लॉयज, क्रेडिटर, गवर्नमेंट का सबका ध्यान रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माल्या साहब ने क्या गलती करी, क्या करा विजय माल्या से, क्या गलती। 2007 में दे टुक ओवर द एयर डेक्कन, एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड कि इन 2008 वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्टेड, दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस सडनली जंप कर गए एंड इट रीच टू अराउंड $150 पर बैरल।
जो कि लेस देन $50 पर बैरल हुआ करते थे, एंड सडनली क्या हो गया कि उसका जो प्राइस था वो $150 पर बैरल चला गया। क्रूड ऑयल महंगा हो गया, एंड एयरलाइंस के केस में जो मेन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है फ्यूल एक्सपेंस। अब फ्यूल कॉस्टली हो गया, और ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों का ट्रैवलिंग भी कम हो गया। जो कंपनीज थी, तो ज़्यादातर लोग जो ट्रैवल करने वाले थे वो कंपनीज के एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच हुआ, तो जो एम्प्लॉयज़ थे उनके बाय एयर ट्रैवल पे उन्होंने थोड़ा सा खर्चा कम कर दिया। जो बिजनेस क्लास से ट्रैवल करवाते थे वो अब इकोनॉमी क्लास से करने लग गए। अब बिजनेस क्लास हो या इकोनॉमी क्लास हो, प्लेन तो एक ही होता है ना, ठीक, सीट बड़ी होती है, 3 की जगह 2 ही होती हैं, तुम्हारे को थोड़ा सा खाना ज़्यादा मिल जाएगा या जो भी सर्विसेज बेटर मिल जाएंगी, बट अल्टीमेटली जो 4,000 का टिकट है वो 40,000 का भी मिला ना, तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है उसमें, बिजनेस क्लास। सो व्हाट इज़ हियर कि यहाँ पे अब क्या हो गया कि अब इस सिचुएशन में व्हाट वाज देयर कि जो कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे वो कम होने लग गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज सर्वाइव नहीं करी, ठीक, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सब सर्वाइव करी, ठीक है। एंड जेट एयरवेज तो क्या है, ज़्यादा चालाकी के चक्कर में चले गए वो, बाद में उस टाइम पे उनको वो कोलैप्स नहीं हुआ, बाद में हुआ, ठीक है। नाउ व्हाट वाज देयर, अब यहाँ पे हुआ क्या, ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम हुए, बिजनेस सब सारी एयरलाइंस का अफेक्ट हुआ, बट इन्होंने यहाँ पे क्या गलती करी, क्या हुआ कि जब एयर डेक्कन जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने क्या करा कि फेयर कम रखे, एक्सपेंसेस भी कम रखे, लो कॉस्ट एयरलाइंस था, ठीक, मतलब लो कॉस्ट ही था, सस्ती एयरलाइंस, तो लोग उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि सर्विस अच्छी मिलेगी, ऐसा ही सब। अब यहाँ जब माल्या साहब आए तो एयर होस्टेस अच्छी होनी चाहिए, ठीक, अब सैलरी भी बढ़ेगी ना फिर, ठीक, उन्होंने क्या करा कि फेयर बढ़ाने की कोशिश करी, खर्चे भी बढ़ाने की कोशिश करी, तो अपने को इकोनॉमी एयरलाइंस से वो प्रीमियम एयरलाइंस में कन्वर्ट करने की सोच रहे थे। एयरक्राफ्ट बेटर लिए, इन्होंने क्या करा था, एयर डेक्कन में सस्ते सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट लिए, छोटे एयरक्राफ्ट लिए, इन्होंने क्या करा, महंगे एयरक्राफ्ट, बेटर सर्विसेज, बेटर सीटिंग अरेंजमेंट, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव करी। बट अब जब बिजनेस डिक्लाइन हुआ तो अब वहाँ पे दिक्कत होने लग गई। इसके साथ में अब उसमें होता क्या था कि अब जब बुकिंग नहीं हुई एयरलाइंस में तो क्या करते थे कि ये फ्लाइट ही कैंसिल कर देते थे, बहुत सारे केसेस फ्लाइट कैंसिल कर डालते था। फ्लाइट कैंसिल हो गई, सपोज मैंने 3, 3.5, 4 हज़ार रुपये का टिकट बुक कराया, ठीक, जिस दिन मेरे को ट्रैवल करना था उस दिन सुबह मेरे पास में मैसेज आता है कि आपकी फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई, तो 2 दिन बाद की है। अब सपोज मेरे को किसी की शादी में जाना था, किसी फंक्शन में जाना था, किसी सेमिनार में जाना था, अब वो थोड़ी ना पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक, उन्होंने तो बोल दिया कि आपको लेटर डेट पे एडजस्ट कर देंगे। मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो सामने वाले को बोलूँ तुम अपनी शादी पोस्टपोन कर लो, मेरे को जब टिकट में होगा तब तुम शादी कर लेना, ऐसा थोड़ी ना होगा ना, ठीक है। या सेमिनार था, वो जिस दिन सेमिनार था तो उस दिन से पोस्टपोन थोड़ी ना हो जाएगा। ये बात समझ में, तो क्या हुआ, अब मेरे को इमीडिएट उसी दिन जाना ही है। अब मैं किसी दूसरी एयरलाइंस में टिकट देखता हूँ, दूसरी एयरलाइंस वाले भी बहुत चालाक, देखते थे कि किंगफिशर का फ़्लाइट कैंसिल हुई तो वो अपने रेट बढ़ा देते थे इमीडिएट, वैसे भी तो स्पॉट बुकिंग पे तो महंगे ही होते हैं टिकट, तो 10,000 15,000 के टिकट। अब मैंने 15,000 का टिकट लेके इधर का, ठीक है, मेरे को 4,000 का रिफंड मिल गया, बट उस 4,000 की जगह 15,000 मेरे को देके जाना पड़ा, मेरे तो 11,000 का लॉस हो गया ना। इसकी जगह मैं कहीं और किसी और एयरलाइंस में अगर बुकिंग करवाता तो कम से कम ट्रैवल तो कर पाता ना। सो हियर वॉज द इशू। अब अगर मेरे साथ एक बार हो गया तो मैं तो अपने एक सेटिस्फाइड कस्टमर हो सकता है कि सबको ना बोले कि तुम वहाँ से ट्रैवल करो या उस उधर से सर्विसेज लो, बट एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर तो लाउड स्पीकर लेके खड़ा होता है ना, वो तो 10 लोगों को बोलेगा भैया तुम कहीं से भी करवा लो, टिकट किंगफिशर से मत कराना, ठीक, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वो क्या करते थे, अब पैसे नहीं आ रहे हैं तो अब कस्टमर भी टूटने लगे, तो और सेल कम होने लगी, तो उन्होंने क्या करा, अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने बंद, सैलरी 6-6 महीने पेंडिंग, बेचारे एम्प्लॉयज़। अब क्या है, ठीक है,
जो पायलट है, पायलट को तो ज़्यादा सैलरी मिलती है, उसको 5-6 लाख रुपए सैलरी मिल रही है पर मंथ की। तो उसका तो क्या है कि अगर 6 महीने सैलरी नहीं भी मिली तब भी वो हवाई जहाज उड़ाता रहेगा। बट बाकी का जो सपोर्ट स्टाफ है उसको तो उतने पैसे थोड़े ना मिल रहे हैं, तो उनके लिए तो दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ क्या होता था कि अब सपोज उस टाइम पे भी होता क्या था, दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर, क्रिसमस, इस टाइम पे तो लोग ट्रैवल करते हैं, तो उस टाइम पे बुकिंग हुई। अब जब बुकिंग हो गई, अब एम्प्लॉयज़ को भी तो पता चलता ही है ना कि अभी तो क्या है कि इनके पास पैसा आ रहा है, तो क्या करते थे, स्ट्राइक कर दी। अब सब चीज़ है, फ्लाइट भी रेडी है, सब चीज़ रेडी है, इवन पायलट भी आने को तैयार है, बट सपोर्ट स्टाफ ही रेडी नहीं है, उसने स्ट्राइक कर दी, अब फ्लाइट उड़ी ही नहीं, फिर से टिकट कैंसिल। तो जो कस्टमर है उसको तो तकलीफ हो गई ना, फिर वापस से उसने 4,000 की जगह 15,000 का, 10,000 का टिकट खरीदा, दिक्कत हुई। देन फिर उसके बाद में उन्होंने और क्या किया, गवर्नमेंट को जो टैक्सेस, अब क्या है जब तुम टिकट बेच रहे हो उसके साथ में सर्विस टैक्स था उस टाइम पे, तो सर्विस टैक्स कलेक्ट करो, सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को पे करो ना। वो पेमेंट नहीं कर रहे सर्विस टैक्स का, वो तो टिकट के प्राइस के ऊपर है ना, तो कलेक्ट किया तो पे करो। अब पे नहीं किया तो गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट सीज कर दिए, तो और दिक्कत। ठीक है, साथ में क्रेडिटर्स। अब नॉर्मली जो एयरलाइंस होते हैं वो फ्यूल जो भरवाते हैं वो उनका डिपो वहीं पे ही रहता है, एयरपोर्ट पे ही रहता है। मोस्टली जो कंपनीज हैं उनके डिपो होते हैं, इंडियन ऑयल या फिर जो भी है उनका डिपो रहता है, वहाँ से वो तेल भरवाते हैं। नॉर्मली इट इज़ ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एयरक्राफ्ट है, फ्यूल ख़त्म हुआ, किसी पेट्रोल पंप पे गए और भरवा के लिया, ऐसा थोड़ी ना होता। वो तो क्या है, वो एयरक्राफ्ट पे ही रहता है एंड वो वहाँ पे कंपनी पेमेंट करती है, तेल कहीं से भी किसी भी एयरपोर्ट से जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ से भरवा लेते हैं, एंड कैश पे नहीं चलता, क्रेडिट पे चलता है। अब इनके पास में जब पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या करा कि जो तेल भरवा रहे थे उसका पैसा ही नहीं दे रहा, करोड़ों में ड्यूज हो गए। 70-80 करोड़ इंडियन ऑयल का, आई थिंक इंडियन ऑयल ही था, इंडियन ऑयल का 70-80 करोड़ का ड्यूज हो गया। उन्होंने फ्यूल सप्लाई करना बंद कर दिया। उन्होंने एक टाइम पे आया कि अब कैश एंड कैरी, मतलब पैसा दो तेल भरवाओ, नहीं तो तेल नहीं। ठीक, अब क्या हो गया कि सपोज पैसेंजर्स की बुकिंग हो गई, एम्प्लॉयज़ भी रेडी हैं, पायलट भी है, एयर होस्टेस भी है, बट तेल ही नहीं है। अब फ्लाइट उड़े कैसे, फिर फ्लाइट कैंसिल, फिर कस्टमर का नुकसान। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली ये इतना विशियस साइकिल हो गया कि उसमें अल्टीमेटली कंपनी बंद हो गई। तो क्या किया इन्होंने, इफ यू थिंक कि ये क्या कर रहे थे, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट को इग्नोर किया। तुम्हारी बुकिंग हो रही थी, नहीं हो रही थी, एम्प्लॉयज़ को खुश रखो, पैसे अरेंज करो, फंड्स अरेंज करो, ठीक है, अपनी अय्याशी पे मत खर्च करो। देन क्रेडिटर्स, तेल ले रहे हो पैसा दो ना, सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स भरो ना। तुम ये सब नहीं करोगे तो अल्टीमेटली तुम ही नुकसान पे जाओगे ना। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये इस तरीके का काम करने वाला शॉर्ट टर्म सोच रहा है कि लॉन्ग टर्म सोच रहा है कि एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया, क्रेडिटर्स को नहीं दिया, ये नहीं करा। ठीक है, सो व्हाट इज हियर, हमने यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट था कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, वेयर एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, दूर का सोच रहे हैं हम। ठीक है, नाउ अब इसके बाद में नेक्स्ट, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब हम अकाउंटिंग में वैसे भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, नहीं, पुराने उसमें नहीं निकालते थे, पुराना कंसेप्ट है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में भी हम प्रॉफिट, मतलब पैसा आज मिले, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, डेटर 2 साल 3 साल पुराना है, कभी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाला करते थे। अब की अकाउंटिंग में होने लगा है, प्रेजेंट वैल्यूज निकालने लगे हैं, बट पहले नहीं करते थे। तो हम यहाँ पे जो हमारी अकाउंटिंग है वो भी प्रॉफिट बेस्ड ही थी। हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्राइमरीली कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है, बट प्राइमरी हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। छोटे बिजनेस के लिए तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते ही नहीं। देन फिर सो क्या हुआ, इट इज इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट इन केस ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लुक, प्रॉफिट हुआ बट मिलेगा कब ये नहीं पता, या कभी भी मिले हम उसको बराबर ही पकड़ रहे हैं।
बट यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में मेरे को वो कब मिलता है ये मेरे लिए मैटर करता है। प्रॉफिट आज मिल रहा है, आज से 6 महीने बाद मिल रहा है, 1 साल 2 साल बाद, आई विल टेक इन टू कंसिडरेशन, बिकॉज जो पैसा आज मिला उसकी वैल्यू ज़्यादा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट के हिसाब से। आज से 2 साल 3 साल बाद उसकी वैल्यू, अगर वही पैसा मिलता है तो उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज, जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल है, इट एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रादर देन रियलाइजेशन ऑफ कैश। वो कैश के रियलाइजेशन से ज़्यादा किस पे, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होना चाहिए। मिलेगा कब का पता नहीं, दिस पॉइंट क्लियर, कब मिलेगा नहीं पता, बट होना चाहिए प्रॉफिट। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट इन केस ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इट एम्स एट realization of cash rather than maximization of profit. Is this point clear? So what we are having here in this case, जो हमारा profit maximization principle है, that is based on profits, but जो हमारा wealth maximization principle है, that is based on the cash flow. So profit approach and cash flow approach, तो जो हमारा accounting है, costing है, these are all based on the profit approach. बट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकिंग होगी, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन कैश फ्लोज रादर देन प्रॉफिट, बिकॉज कैश इज रियल, प्रॉफिट इज नॉमिनल। ठीक, जो दिखता है और जो हम यूज कर सकते हैं वो कैश है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब अगर हम रिकॉल करें, उसमें हमारे पास 3 डिसीजंस थे, फंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड। डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, बट डिस्ट्रीब्यूट अल्टीमेटली होता क्या है? कैश। दैट इज वाई इन कंपनीज एक्ट इट इज मैंडेटरी दैट द डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश ओनली। ठीक है, प्रॉफिट तो हवा की बातें हैं, है या नहीं है, रियल टर्म्स में पता नहीं, बट कैश रियल है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक्चुअल में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, हम बोलते हैं कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, बट अल्टीमेटली इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी कम टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव टू रिवाइज, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है, वो क्या बोलता है? दैट मनी रिसीव्ड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन मनी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम। तो जो हमारे को आज पैसा मिला है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सेम मनी दैट वी आर गोइंग टू रिसीव आफ्टर सम टाइम। ठीक है, सो सी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जब भी क्लासेस में हम एडमिशन लेते हैं, सो मोस्ट ऑफ द केसेस द टीचर्स और द क्लासेस दे डिमांड द मनी इन एडवांस। क्यों है? क्यों एडवांस में पैसा वो उनको चाहिए होता है? पहला चीज, पैसा आज मिल गया, उसके बाद में स्टूडेंट क्लास करे नहीं करे, उससे टीचर को फिर बाद में सच बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, सो पैसा आज मिला, ठीक है, डिस्काउंट भी दे दिया इमीडिएट पेमेंट के लिए, तो क्या हो गया? देयर इज अ पीस ऑफ माइंड। ठीक, सो दिस इज द कंसेप्ट वी आर हैविंग फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड देयर इज वन सेइंग, ठीक, कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। मतलब हाथ में एक जो चिड़िया है वो जो दूसरी 2 बुश में है, ठीक, उनसे बेटर है। वो क्यों पकड़ में आएंगी कि नहीं आएंगी, वो उड़ गई तो क्या पता। सो दिस इज द बर्ड इन हैंड कंसेप्ट, दैट इज वी टॉक अबाउट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक, सो व्हेन इट कम्स टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्यों? रीजंस क्या है कि व्हाई द मनी रिसीव्ड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द मनी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम? ऐसा क्यों है? सो उसके जो रीजंस हैं, दैट इज द रीजंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वी आर हैविंग प्राइमरीली 3 रीजंस। वन इज इन्फ्लेशन, पहला जो रीजन है वो है इन्फ्लेशन। देन द सेकेंड रीजन इज द रिस्क, एंड द थर्ड रीजन इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दीज आर द 3 रीजंस फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्राइमरी। इसके अलावा भी लोग एक आध और ले लेते हैं, बट टेक्निकली या जो भी इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फर्स्ट वन इज द इन्फ्लेशन,
सेकेंड वन इज द रिस्क एंड थर्ड वन इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब इनको एक एक करके ले लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन is the reduction in the purchasing power of currency. ठीक, so or in other words we can say when more money is chasing less goods, that is we call as the inflation. ठीक है, so what is the inflation? Inflation क्या है? When more money is chasing the less goods, that is we call as the inflation. ठीक है, look, अब इन्फ्लेशन होता क्यों है? इन्फ्लेशन के लिए बेसिकली दो प्राइमरी रीजन है। वन इज द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई छोटा रीजन है, ठीक है, ये छोटा रीजन है। कैसा होता है? डिमांड सप्लाई से फर्क पड़ता है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, उसकी सप्लाई कम है। जैसा अनियन के केस में यू कैन ऑब्जर्व द फ्लक्चुएशंस। कैसा होता है अनियन में? अगर कभी प्याज के उसमें अगर फसल खराब हो गई तो नॉर्मली अनियन की डिमांड तो कांस्टेंट है, बट अगर सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो गई तो अनियन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो नॉर्मली क्या है, 10-20 रुपीज़ पर केजी रहता है, बट जब प्रॉब्लम हो जाती है देन इट क्रॉसेस 100 रुपीज़ ऑल्सो। एंड अनियन इज पॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव कमोडिटी, जिसकी वजह से बहुत सारी पार्टीज, सरकारें हार चुकी हैं। ठीक है, पॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव। नाउ सो डिमांड एंड सप्लाई एक रीज़न है, बट जो इसका मेजर रीज़न है दैट इज द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी बाय द गवर्नमेंट। लाइक ये जो हमारा पेपर करेंसी है, जो पेपर करेंसी का कंसेप्ट जब से आया है तब से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। प्रायर टू पेपर करेंसी का कंसेप्ट आई थिंक 1500-1600 सेंचुरी, दैट वाज द टाइम यूरोप वाज रिवोल्यूशनाइज। तो हम बाद में भी किसी टाइम पे जब हम फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट पढ़ेंगे उस टाइम पे भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली बार सरकारों ने जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने रादर देन मेटल मींस गोल्ड, सिल्वर and copper, these were the commonly used metals as a mode of exchange, उसकी जगह पेपर करेंसी, पेपर लेके आए, पेपर पे प्रिंटिंग हुई और उसको एज ए करेंसी यूज करना शुरू हुआ। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं मेटल की, तो मेटल अपने आप में कमोडिटी है, उसको हम अनलिमिटेड क्रिएट नहीं कर सकते। बट पेपर के साथ में दिक्कत ये है कि हम अनलिमिटेड पेपर करेंसी क्रिएट कर सकते हैं, और आज की डेट में तो डिजिटल करेंसी आ गई है। सो जब डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन पेमेंट मोड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, जिसमें एक्चुअल में जिसमें करेंसी के ट्रांजेक्शन्स तो होते रहते हैं but actual currency is not changing the hands. Is it clear? So वो बैंक में पैसा जमा कर दिया, आप एक बार पैसा जमा कर दिया, तुमने मुझे पेमेंट किया, मैंने किसी और को पेमेंट किया, फिर किसी और ने तुम्हारे को पेमेंट किया, तुमने किसी और को पेमेंट किया, बट पेपर करेंसी वो एक बार बैंक में जमा हो गया, वो जमा हो गया। So उस केस में क्या है कि जो सर्कुलेशन में जो करेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, बट पेपर करेंसी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, बट करेंसी रहती है मार्केट में, सिस्टम में। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो व्हाट हैपेंस दैट ड्यूरिंग कोविड आल्सो बहुत सारी सरकारों, मतलब मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे केम विद द स्टिमुलस। ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है स्टिमुलस के साथ में आए। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस दिया, यूएस गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली $3 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया। इतना करेंसी वो सिस्टम में लेके आए, उसमें से किसको कितना गया दैट इज डिफरेंट थिंग। यूएस में दे हैड अ प्लान, दे आर स्टिल हैविंग अ प्लान ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, पहले भी किया, जो इंडिया में नहीं किया गया। मतलब हर किसी को, एवरी हाउस होल्ड वॉज गिवन सर्टन डॉलर्स
and in India they should also do this kind of thing. Otherwise I don't know when this recovery will take place post COVID. But what is there कि लोगों के पास में पैसे खर्च करने के लिए कम होते जा रहा, एंड इट मे लीड टू द क्राइसिस इन फ्यूचर, पॉसिबिलिटी है. ठीक है, क्या होगा? अब लोग मेरे से ज़्यादा समझदार लोग बैठे हैं गवर्नमेंट्स में. सो व्हाट इज हियर, क्या होता है कि अगर मैं सिस्टम में करेंसी बढ़ा दूं, करेंसी इज लाइक द वाटर इन पूल. तो जब गोल्ड था या सिल्वर था तो इनकी सप्लाई भी लिमिटेड है. तो जो मेन रीज़न फॉर इन्फ्लेशन होता था दैट वाज द डिमांड एंड सप्लाई. जो हम इकोनॉमिक्स में भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई यूज्ड टू बी द मेन रीज़न फॉर द इन्फ्लेशन. बट दीज डेज, because most of the situation the corporates, except for the goods which are naturally produced, तो जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं आज की डेट में कॉरपोरेट्स के पास में, क्योंकि कैपिटल की कमी नहीं है. सो व्हाट इज़ देयर कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन की लिमिटेशन भी बहुत कम है. एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैज़ हैपेंड कि सप्लाई तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं होती ज़्यादातर कमोडिटीज़ में, बट फिर भी महंगाई बढ़ती है. उस महंगाई के बढ़ने का जो कारण है, जो रीज़न है, दैट इज़ द मोर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी बाय द गवर्नमेंट. द करेंसी इज़ लाइक द वाटर इन द पूल. अब इमेजिन करके देखो कि एक पूल है, उसमें तुम कुछ चीज़ें डाल दो, लाइक थर्माकोल डाल दो. अब उसके बाद अगर उसमें कुछ भी पानी नहीं है तो बिल्कुल तली में रहेगा. तो अगर सिस्टम में से पूरी करेंसी हटा दी जाए, लाइक मोदी डिड इन 2016, सो उन्होंने 500 एंड 1000 रुपीज़ के करेंसी जो थी वो उसको करेंसी नोट्स को डिमोनेटाइज कर दिया. उन्होंने बोल दिया कि आज रात 12 बजे से ये 500 और 1000 रुपए के नोट चलने बंद हो जाएंगे. चलने बंद हो गए, अब उनका यूज़ खत्म हो गया. नाउ व्हाट हैपेंड इफ़ यू रिकॉल, तो उस समय पे महंगाई की दर में कमी आई, जो इन्फ्लेशन रेट था वो कम हो गया. सारी करेंसी नहीं बंद हुई थी और उस करेंसी को भी रिप्लेस किया जा रहा था, करेंसी ज़ीरो नहीं हुई थी. हैव यू गॉट दिस? सो व्हाट वाज देयर कि जब हमने करेंसी सप्लाई सिस्टम में रेस्ट्रिक्ट कर दी तो उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन के रेट में कमी हुई. इवन दो इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आया होगा, बिकॉज करेंसी सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो. ठीक है, Now what is here the next thing? अब हम बात कर रहे थे कि हमने एक पूल है, पूल में हमने कुछ चीज़ें लाइक थर्माकोल के टुकड़े डाल दिए. अब उसमें पानी डालो, तो जैसे जैसे तुम पानी डालोगे तो वैसे वैसे जो थर्माकोल के टुकड़े हैं उनका लेवल ऊपर उठता चला जाएगा. There is a similar thing. The currency is like the water in the pool. तो पूल में पानी जैसा है, and the commodities are like thermocol. जैसे जैसे हम सिस्टम में करेंसी भरते चले जाएंगे तो चीज़ें ऊपर उठने लगेंगी. एंड द कॉमन एग्जाम्पल इज द गोल्ड. गोल्ड का प्राइस अगर हम देखें तो दैट अभी 50,000 टच कर गया, 50,000 हो गया, 50,000 क्रॉस भी कर गया था. वाई इट इज़ हैपनिंग? लोग गोल्ड की डिमांड एक्चुअल में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सप्लाई भी उतनी है, लगभग रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये रीयूज हो जाता है. तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट द मेजर रीजन फॉर द प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ द गोल्ड. गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएशन में डिमांड सप्लाई का बहुत हाथ नहीं होता है. हैव यू गॉट दिस? ठीक है, इसमें जो मेन रीजन है वो है हमारा सप्लाई ऑफ करेंसी इन द सिस्टम. तो सिस्टम में जैसे जैसे हम करेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, पेपर करेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे. एक दूसरा एग्जांपल भी हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बिटकॉइन. जो बिटकॉइन का रेट है, बिटकॉइन का रेट हैज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम टच्ड $60,000 पर बिटकॉइन. अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है अराउंड 40 समथिंग डॉलर्स के आसपास है, मतलब लगभग 35 लाख रुपीज़ का एक बिटकॉइन है. एंड बिटकॉइन महंगा क्यों हुआ? क्योंकि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो रेस्ट्रिक्टेड है.
बिटकॉइन की फार्मिंग होती है, लगभग 1800 बिटकॉइंस पर डे ही फार्मिंग हो पाते हैं। उनका जो सिस्टम है, अभी मैं वो बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, करेंसी के टाइम पे भी उसको वापस से डिस्कस कर सकते हैं हम, ठीक है। थोड़ा उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। सो व्हाट इज हियर, ये जो बिटकॉइन है उसका जो क्रिएशन होता है वो कैसा है, दीज आर ब्लॉकचेन। सो चेन में ब्लॉक ऐड होते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो उसमें वो एक्चुअल में क्या होता है, एक पजल आता है, हर 10 मिनट पे एक नया पजल क्रिएट होता है। पजल का जो लेवल है, लेवल ऑफ हार्डशिप है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। एवरी 10 मिनट्स देयर इज अ पजल, उस पजल को सॉल्व करते हैं, और जब वो सॉल्व हो जाता है तो उसके बदले में कुछ हमारे वो बिटकॉइन इशू कर देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट प्रोसीजर बाद में वो करेंगे। सो हर 10 मिनट में अगर एक बिटकॉइन इशू हो रहा है, एंड एक दिन में लगभग एक घंटे में हो गए 6 बिटकॉइन, ठीक है। तो 24 आवर्स में हम करेंगे तो 1800, मतलब वो कम ही होता है उससे, ठीक है। 1400 के आसपास कुछ आएगा, 1440 कुछ आएगा उसमें। सो उतने ही बिटकॉइन इशू हो पाएंगे। बट पेपर करेंसी तो कितनी भी प्रिंट कर लो, तो क्या हो रहा है, बिटकॉइन की अपने आप में वैल्यू नहीं बढ़ रही है, पेपर करेंसी की वैल्यू घट रही है। जो डॉलर है, अदर करेंसीज है, उसकी वैल्यू घट रही है। 2010 में एक बिटकॉइन $1 से कम था। आई वॉज रीडिंग सम ब्लॉग समवेयर, शायद उनकी ऑफिशियल साइट पे ही था, उसमें दे वर गिविंग स्टोरी ऑफ द पीपल दोज हु यूज्ड द बिटकॉइन। सो समबडी वाज टेलिंग कि उसने 2010 में 10,000 बिटकॉइन दे के 2 पिज़्ज़ा खरीदे, ठीक। आज की डेट में अगर उसने वो 10,000 बिटकॉइंस रखे होते तो एक बिटकॉइन लगभग $40,000 का है, तो 10,000 बिटकॉइंस कितने हो जाते, कांट इमेजिन। इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 40,000 इंटू 10,000, 40,000 इंटू 10, 4 lakhs, 4 lakhs इंटू 1000, सो लगभग 400 मिलियन, ठीक है। व्हाट इज द सिचुएशन, वो जिसमें 2 पिज़्ज़ा आए, उन्होंने 2 पिज़्ज़ा खा के ख़त्म कर दिया उसको, आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी होती, कितने पिज़्ज़ा खरीद सकता था, कितनों को खिला सकता था, ठीक है। सो व्हाट इज हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द करेंसी, सो उसका जो मेन रीज़न है करेंसी के इन्फ्लेशन का, वो है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। अगर हम करेंसी ज़्यादा प्रिंट करेंगे, मतलब गवर्नमेंट्स अगर करेंसी ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, चीज़ों की कीमत लगभग उतनी ही रहती है, एक्चुअल में करेंसी की कीमत कम होती है। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज मोर मनी चेजिंग लेस गुड्स। इफ वी कंसीडर कि सपोज हमारे को आज की डेट में 100 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। सो टुडे इज कॉल्ड एज, वी नॉर्मली टर्म इट एज द ईयर ज़ीरो, ठीक है। ये ईयर ज़ीरो क्या हो गया, जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं, सो ईयर ज़ीरो इज बेसिकली द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट काउंटिंग द टाइम, ठीक। जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो वो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, और वो ज़ीरो पे जब आता है तो रॉकेट लॉन्च हो जाता है, ठीक है। सो वहाँ पे टर्मिनेट होता है। ऐसे ही ज़ीरो जो है, जहाँ से हम टाइम, वो बिगनिंग ऑफ ईयर एंड ऑफ द ईयर का कंसेप्ट नहीं है, जिस मोमेंट से हमने टाइम को काउंट करना स्टार्ट करा, दैट इज कॉल्ड एज ईयर ज़ीरो, ठीक है। सपोज आज की डेट में आई गेट ₹100, मेरे को आज की डेट में कितना मिला, 100 रुपीज़ मिला, एंड मेरा इन्फ्लेशन रेट सपोज 10% था, ठीक है। सो आज की डेट में सपोज व्हाट इज देयर कि मेरे पास में जो कैश आया, कैश आज की डेट में 100 रुपीज़ मिला, एंड सपोज देयर इज सर्टन कमोडिटी, कोई एक कमोडिटी है, कमोडिटी वो भी आज की डेट में 100 रुपीज़ की है,
सो क्या होगा, ये जो 100 रुपीज़ मुझे मिला, इससे मैं वो 100 रुपीज़ की कमोडिटी खरीद सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नाउ सपोज अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो इसका मतलब महंगाई की दर इस 10%। सो जो आज कमोडिटी 100 रुपीज़ की है, वो आज से 1 साल बाद 110 रुपीज़ की हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ कि 100 रुपीज़ अगर मेरे पास में आज थे, तो क्या मैं ये कमोडिटी खरीद सकता था? आंसर इज यस। लोग, करेंसी का अपने आप में कोई यूज़ तो है नहीं। तुम करेंसी बिस्तर पे रख के, बिस्तर पे बिछा के सोने के काम तो आएगी नहीं। ठीक है, तो मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है कि नोट रखे हुए मेरे पास में, बट उन नोट का क्या करोगे? ये डिमोनेटाइजेशन के बाद में लोगों को समझ में आया, 500 हज़ार के नोट बंद हो गए, लोगों के पास में करोड़ों में ब्लैक मनी पड़ा था। अब उनको रातों रात उनको समझ में आया ये तो कागज़ का टुकड़ा है, इसका क्या काम? तो करेंसी एक्चुअल में कागज़ का टुकड़ा ही है, गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज करा है, एंड गवर्नमेंट कभी भी उस लीगल फॉर्म को खत्म कर सकती है, मतलब उसको डिमोनेटाइज कर सकती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, नाउ देन तो अब क्या हो गया कि करेंसी का अपने आप में कोई इस्तेमाल नहीं है, उसके बदले में जितनी तुम चीज़ें, गुड्स या सर्विसेज ले सकते हो वही उसकी वैल्यू है। अब ये 100 रुपीज़ मुझे आज मिले एंड आई वॉन्ट टू परचेज सर्टन कमोडिटी। सपोज यही पेन है, मैं ये पेन आज की डेट में खरीदता हूँ, तो मैं 100 रुपये का पेन है, मैंने खरीद लिया, बट इन्फ्लेशन की वजह से आज से 1 साल बाद इस पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? इस पेन की कीमत हो जाएगी 110 रुपीज़। इज दिस एग्रीड? ठीक, बट अब क्या हुआ कि मेरे को जो 100 रुपीज़ आज में मिलने थे, आज से 1 साल बाद वही 100 रुपीज़ मिले। अब अगर मेरे को आज से 1 साल बाद 100 रुपीज़ मिले, तो क्या हुआ कि अब मैं वापस मार्केट में जाता हूँ यही पेन खरीदने, बट अब शॉपकीपर मेरे को बोलता है कि जो पेन की कीमत है वो तो बढ़ गई, दैट इज़ नॉट 100 रुपीज़ टुडे, दैट इज़ आफ्टर 1 ईयर इट इज़ 110 रुपीज़। मैं उसको बोलता हूँ कि अरे 1 साल पहले तो इसकी कीमत 100 रुपये थी। वो बोला साल भर पहले थी ना, आज थोड़ी ना, आज तो 110 रुपये का है। तब क्या हुआ कि जो 100 रुपीज़ से मैं साल के बिगिनिंग में, साल के शुरुआत में मैं पेन खरीद सकता था, वो कमोडिटी खरीद सकता था, बट वही 100 रुपीज़ मेरे को जब साल के एंड में मिलता है तो मैं ये कमोडिटी नहीं खरीद पा रहा हूँ। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो व्हाट इज हियर, मेरे को ये बताओ कि ये जो 100 रुपीज़ है, बिगिनिंग में मिलना ज़्यादा बेटर था कि एंड में मिलना ज़्यादा बेटर है? कहाँ मिलना ज़्यादा बेटर है? ये बिगिनिंग में मिलना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अगर मेरे को साल के शुरू में मिल जाता है या आज में मिल जाता है तो मैं ये पेन खरीद पाता हूँ, ये कमोडिटी खरीद पाता हूँ। बट अगर यही 100 रुपीज़ में साल के एंड में मेरे को मिलता है तो मैं ये कमोडिटी नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो महंगी हो गई। सो व्हाट इज हियर, इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ड्यू टू इन्फ्लेशन इट इज़ बेटर टू रिसीव द मनी एट द अर्लीस्ट रादर देन रिसीविंग इट आफ्टर some time. Is this point clear? So due to inflation it is better to receive money today rather than receiving it after some time. होप ये बात समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, सो इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन एक वजह है जिसकी वजह से हमारे को पैसा जितना जल्दी से जल्दी रिसीव हो जाए उतना बेटर है। होप इट इज क्लियर? ठीक, Now the second factor that we are having, that we were discussing, जिसकी वजह से हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, that is risk. अब रिस्क क्या है? ठीक, look, when it comes to the financial terms, so जब भी, whenever we are parting with our money, जब भी हम we are parting with our money मतलब अपना पैसा किसी और को देते हैं या किसी और के पास रखते हैं, then we are having risk. अब ये रिस्क क्यों है? I take one example. Suppose there are two friends. ठीक है, दो दोस्त हैं
अब एक दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब उसने सपोज 2000 रुपीज़ की जरूरत पड़ी। वो अपने फ्रेंड के पास में गया, उसने जाके बोला कि एक काम कर, मेरे को यू लैंड मी ₹2000, मेरे को 2000 रुपये की जरूरत है, मेरे को 2000 रुपीज़ दे दे, मैं तेरे को कल वापस कर, ठीक। तो अब क्या है, फ्रेंड अच्छा है, उसके पास में 2000 रुपीज़ थे भी, उसने दे दिया, गॉट इट। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2000 रुपीज़ की जरूरत पड़ी, उसने बोला कि मेरे को 2000 रुपीज़ दे दे, पहले एक फ्रेंड ने, दूसरे फ्रेंड ने दे दिए क्योंकि वो नेक्स्ट डे ही वापस कर रहा। अब सपोज वही फ्रेंड आता है उसी अपने दूसरे फ्रेंड के पास में, उसको बोलता है मेरे को 2000 रुपीज़ चाहिए, तेरे को 1 महीने बाद वापस करता हूँ। अब ये फ्रेंड थोड़ा सोचेगा कि 1 महीने में मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, ऑल दीज थिंग्स ही इज गोइंग टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। नाउ व्हाट ही विल बी थिंकिंग कि ठीक है, फ्रेंड तो है, अच्छा है, अब 1 महीने में अगर मेरे को कहीं उसके सपोज कहीं पैसे देने हैं, रेंट पे करना है, कुछ और खर्चे हैं, तो सोचेगा कि मेरे को ये 2000 रुपये की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसने सोचा, अब फ्रेंड अच्छा था, उसने बोला ठीक है चल, ठीक ले जा, ठीक। सो पहली सिचुएशन, फ्रेंड आया, 2000 रुपये मांगे एंड उसने बोला कि मैं कल वापस करता हूँ, इसने इमीडिएट दे दिए बिना सोचे। सेकंड केस में वही फ्रेंड आया, उसने बोला मेरे को 2000 रुपीज़ चाहिए, 1 महीने बाद वापस करता हूँ। अब ये सोच में पड़ गया कि 1 महीने में क्या क्या होगा, उसको जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पता नहीं क्या होना है, बट उसने सोच समझने के बाद में दे दिए। अब वही फ्रेंड है, उसके पास में आता है और बोलता मेरे को 2000 रुपये दे दे, मैं तेरे को 1 साल बाद वापस करता हूँ। अब 1 साल बाद वापस करता हूँ, तो अब इसने सोचा, अब ये सोच ये नहीं रहा है कि उसे पैसे देने हैं, अब वो ये सोच रहा है कि मैं ऐसे पैसे कैसे ना दूं, वो बहाना सोच रहा है, ठीक। उसने कुछ ना कुछ बहाना निकाला कि अरे यार तू बस 5 मिनट लेट हो गया, अभी अभी वो दूसरा फ्रेंड आया था, ये हुआ था, वो अभी मैंने 2000 रुपये दिए, तू 5 मिनट पहले आता मैं तेरे को दे देता। अब क्या हो गया, सोच के देखो, दोस्त वही है, रुपए भी उतने ही हैं, बट क्या बदला, टाइम बदला। आई बात समझ में, क्या बदल गया, टाइम बदल गया। जब टाइम बदला, जब सेम नेक्स्ट डे वापस कर रहा था वो इमीडिएट दे दिए, 1 महीने बाद वापस कर रहा था थोड़ा सोचा समझा और दे दिए, जब 1 साल बाद वो वापस कर रहा था तो सोचा और नहीं दिए। तो क्या चीज बदली, टाइम के साथ में रिस्क बदली। जितना कम टाइम होगा पैसे के वापस आने में उतनी कम रिस्क है, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा रिस्क है, ठीक है। तो ऐसे ही बैंक में जब हम एफडी कराने जाते हैं, 1 महीने की एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है क्योंकि हमारी रिस्क कम है, 6 महीने की एफडी का ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ज़्यादा रहता है, 5 साल भर की एफडी का उससे ज़्यादा रहता है, 5 साल की एफडी का और ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मैं अपना जब मैं पैसा अपना बैंक को दे रहा हूँ तो मैं भी रिस्क ले रहा हूँ ना, बैंक डूब जाए क्या हो जाए, तो जितने ज़्यादा समय के लिए मैं बैंक को पैसा दूंगा मैं उतनी ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, और जब मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ तो ज़्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट करूँगा। आई बात समझ में। सो दिस इज व्हाट द पोजीशन वी आर हैविंग हियर, ठीक है। सो अब क्या हुआ, सो ड्यू टू रिस्क, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्यू टू रिस्क इट इज ऑलवेज बेटर टू रिसीव द मनी एट द अर्लीस्ट। जितना जल्दी हमारे को पैसा मिलेगा उतना बेटर होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर, गॉट दिस? देन द थर्ड रीजन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ अब यहां पे जो थर्ड है, मतलब मैं अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं, उसके बदले में मेरे को कुछ रिटर्न मिलेगा। सो व्हाट इज हियर, if the investor is having opportunity of investment, then receiving money today is better than receiving the same at after some time। ऐसा क्यों? सपोज मेरे को 100 रुपीज़ आज मिल जाते हैं तो मैं इन 100 रुपीज़ को कहीं इन्वेस्ट करूंगा, जब मैं इन 100 रुपीज़ को कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को कुछ रिटर्न मिलेगा, तो बेटर होगा ना। आज एफडी करना, आज से 1 साल बाद एफडी करने से बेटर है ना। तो जितना जल्दी पैसा मिलेगा
उतना ही मेरे लिए बेटर होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ द फर्स्ट टू रीजंस क्या थे? इन्फ्लेशन एंड रिस्क, इनकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फाइनल लेवल पे हमारे को ये सब चीजें डिस्कस करनी है, डिटेल में डिस्कस करनी है, वी विल डू दैट। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे तो हमारे पास सिचुएशन आ गई, तो 3 रीजन हो गए, इन्फ्लेशन, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारे लिए अभी जो प्राइमरी कॉज है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? नाउ हमारा थर्ड रीजन क्या था? दैट वाज अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें हमारी सिचुएशन कैसी आई, कैसी हमारे पास में सिचुएशन है इसमें? ठीक, से फॉर एग्जाम्पल आई गेट 100 रुपीज टूडे। ठीक है, मेरे को आज की डेट में कितना पैसा मिला? से आई गॉट 100 रुपीज एंड टुडे मीन्स टुडे इज द ईयर 0। ठीक, सो आज की डेट में आई एम गेटिंग 100 रुपीज। ठीक, एंड माई अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज से 10%। ठीक, से फॉर एग्जाम्पल बैंक में एफडी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो रही है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो रही है। ठीक है, सो इफ आई गेट 100 रुपीज टूडे, देन एंड सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर मेरे पास में अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को यूज करूंगा ना, मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, देन सो आज से 1 साल बाद ये 100 रुपीज कितने हो जाएंगे? 110 रुपीज हो जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? नाउ थिंक अबाउट द सिचुएशन कि ये जो 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज अगर मेरे को आज नहीं मिलके, यही 100 रुपीज मेरे को आज से 1 साल बाद मिलता है, अगर यही 100 रुपीज मेरे को आज से 1 साल बाद मिला, ठीक, तो ये जो आज 100 रुपीज मिला है और जो आज से 1 साल बाद 100 रुपीज मिला है, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है? सो आंसर इज नो। ये जो मेरे को आज 100 रुपीज मिला था, ये मैंने 10% पे इन्वेस्ट किया और आज से 1 साल बाद की इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 110 रुपीज हो गई ना। होप दिस इज क्लियर। और अगर यही 100 रुपीज मेरे को आज से 1 साल बाद मिलते हैं तो उसकी वैल्यू सेम नहीं है। आज के 100 रुपए आज से 1 साल बाद 100 रुपए जो मिलते हैं उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द सिचुएशन कि यहां पे कैसा होगा। थिंक इन दिस केस, ये जो 110 रुपीज हमारे को आज से 1 साल बाद मिला, ठीक है, if I get this 110 rupees, think about the situation, 110 rupees received, yeah, this 110 rupees at the end of the first year, 110 rupees at the end of the first year is equivalent, equal नहीं बोल रहा हूँ मैं, is equivalent to 100 rupees received today, हाँ या ना? क्योंकि यही तो 100 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया था, विच गेट कन्वर्टेड इनटू 110 रुपीज। एग्रीड विद दिस? सो व्हाट वी हैव गॉट हियर इन दिस केस कि 110 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर इज इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज टुडे, हाँ या ना? ठीक, सो आज से 1 साल बाद का 110 रुपीज आज के 100 रुपीज के बराबर है। तो अगर मेरे को ये 100 रुपीज 1 साल बाद मिलता है, कौन से 100 रुपीज की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले 100 रुपीज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये 100 रुपीज जो मेरे को आज से 1 साल बाद मिला, ठीक, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट? दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 100 अपॉन 110 इंटू 100। 110 रुपए, 110 रुपीज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज टुडे। So 100 rupees at the end of the first year will be equivalent to
100 upon 110 into 100, that will come to 90.91 रुपीज़। कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 90.91 रुपीज़ आएगी। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे को 100 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मिला, उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 90.91 रुपीज़ है। उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 90.91 रुपीज़ है। सो 90.91 रुपीज़ टुडे इज इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर, या फिर रिवर्स वे 100 रुपीज़ रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज इक्विवेलेंट टू 90.91 रुपीज़ टुडे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस 90.91 रुपीज़ को 10% पे इन्वेस्ट करूं फॉर 1 ईयर, देन आई विल गेट दिस 100 रुपीज़। कैलकुलेट करके देखोगे, सो 90.91 90.91 into 1.10, दिस इज 100। मतलब हुआ क्या? आई बात समझ में? लुक व्हाट इज हियर, 90.91 रुपीज मेरे को अगर आज मिलते हैं, एंड इफ आई एम हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10%, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो 90.91 रुपीज है, ये एक्चुअल में राउंडेड फिगर है, 90.9090 समथिंग इट कम्स, ठीक है। सो 90.91 रुपीज को मैं क्या करूंगा, एट द रेट ऑफ 10% आई विल इन्वेस्ट इट फॉर 1 ईयर, एंड व्हेन आई इन्वेस्ट इट फॉर 1 ईयर, देन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आई विल बी गेटिंग 100 rupees. Is it clear? ठीक। At this moment I am ignoring inflation and risk. I am just talking about opportunity of investment. तीनों चीजों को अभी एक साथ कंबाइन नहीं कर रहे हैं, that we will do later on. ठीक है, जब हम एडवांस और पढ़ेंगे we'll be discussing. ठीक है। So what is here कि अगर मेरे पास में opportunity of investment है, so due to this what happens? It is better to receive money earlier, और जो मेरे को पैसा बाद में मिलता है उसकी आज की कीमत कम होती है। Is it clear? Got this? ठीक है। So यहाँ पे इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें, so what we have got here कि जो 90.91 रुपीज़ है, इसको हम क्या बोलेंगे? This will be called as present value, और ये जो 100 रुपीज़ है, that is we call as future value. प्रेजेंट वैल्यू 90, जो आज की जो वैल्यू है उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू। और जो आज से 1 साल बाद, ऑब्वियसली भविष्य की बात है ना, सो वो क्या है? दैट इज फ्यूचर वैल्यू। ठीक। अब ये हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है वो क्या है? कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को जो लिखा, सो दिस 90.91 इंटू 1 + 0.10 raised to the power of 1, this is equal to 100। ठीक। अब ये जो 90.91 है, ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस ये 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली वी रिप्रेजेंटेड विद आर, एंड व्हाट इज दिस रेज्ड टू द पावर 1? दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स that normally we represent with n, and this 100 rupees is what? This is future value। तो इससे हमारे पास में एक प्रेजेंट वैल्यू का बेसिक फॉर्मूला आ गया, एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r raised to the power n। दिस इज द फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड later on we will be having different formulas depending on the type of cash flows। is this clear? ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी टाइम वैल्यू है वो किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है? क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू तो हमें कंप्यूट करनी है, ये तो कंप्यूट करनी है, फ्यूचर वैल्यू हमारे को दी होगी। सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? आर है एक वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल एन है।
और दोनों के दोनों वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। मतलब उल्टा, मतलब जैसे जैसे हम इनकी वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। मतलब टाइम बढ़ेगा और या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक, सो राइट द नोट। ये सब हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, वहाँ डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, मैं सिर्फ इन चीज़ों को रिकैप करवा रहा हूँ, दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट। सो राइट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ cash flows depends on two variables, that is, कौन से हैं हमारे पास में दो वेरिएबल, वन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट in bracket write R, and year of कैश फ्लो, मतलब हमारे को वो कैश फ्लो किस साल में मिल रहा है, दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग एज एन। उसको टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, एज बोथ वेरिएबल्स, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें both variables are in denominator, therefore there is inverse relationship between these two variables and किसमें, present value and present value। hope it is clear then। अब इसके बाद में what we got next, कि अब ये जो दोनों के दोनों वेरिएबल इनके साथ में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे इन दोनों वेरिएबल्स को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। राइट नेक्स्ट नोट। राइट, एज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप between rate of interest and present value therefore lower the rate of interest, higher the present value will be, and vice versa। ठीक है, नाउ इसको समझ के ले लेते हैं। ठीक, अभी का जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या किया था, that our opportunity of investment was at the rate of 10%, but if our opportunity of investment is something other than this, say for example we got 100 rupees today, ठीक है, we got 100 rupees today, and if our opportunity of investment is 15%, then at the end of the first year,
at the end of the first year, how much money we are going to have? We are going to have 115 rupees. ठीक, पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या करा था, हमने अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव टेकन एट 10%, सो 100 रुपीज 110 रुपीज में कन्वर्ट हो रहा था. बट अगर यही 100 रुपीज अगर हमारे पास में अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट 15% है, देन इन दैट केस दिस 100 रुपीज विल बी 115 रुपीज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. बट अगर ये 100 रुपीज हमें आज नहीं मिलके आज के एक साल बाद मिला, तो क्या ये 100 रुपीज और ये 100 रुपीज की वैल्यू सेम है? सो आंसर इज नो. जो हमें 100 रुपीज आज मिला है, ये 100 रुपीज, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इस 100 रुपीज को हम 15% पे इन्वेस्ट कर सकते थे और आज से एक साल बाद तो मेरे को 115 रुपए मिलते ना, 115 मिलते. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन डू, व्हाट वी कैन डू इज दैट 115 rupees at the end of the first year is equivalent to 100 rupees at 0 year. Do you agree? ठीक. Now, so if I get 100 rupees at the end of the first year, then this will be equivalent to 100 upon 115 into 100. So that will be coming 86.96 rupees. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? This is going to be 86.96 rupees. Hope it is clear. Got this point here? ठीक है. So क्या हो गया कि ये जो 100 रुपीज था, अगर मेरे पास में अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट 15% पे है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 86.96 रुपीज हो गई. और ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं इस 86.96 को एट द रेट ऑफ 15% इन्वेस्ट करूं for 1 year, then at the end of the first year we'll be getting 100 rupees. But अगर मेरा अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% था, अगर मेरा अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% था, देन जो 100 रुपीज़ मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड पे मिला था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी मेरी? 90.91 रुपीज़ ही आई थी. इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? ठीक है. सो इससे हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? इससे हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हायर द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोअर द प्रेजेंट वैल्यू विल बी. लोअर द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हायर द प्रेजेंट वैल्यू विल बी. मतलब अगर मेरे पास में अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रेट पे है, अगर मेरे पास में अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रेट पे है, देन मेरी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी. ठीक है. इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम रेट पे है, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी. यही तो नोट हमने लिखा था. क्या नोट लिखा था? दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. वापस से अगर वो नोट लिख लें तो क्या है? एज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, inverse relationship between rate of interest and present value. Therefore higher the opportunity of investment, higher the opportunity of investment, lower the present value will be, and vice versa. पहले हमने नोट इसके उल्टे तरीके से लिखा था, वैसे लिख दिया. इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ थिंक अबाउट अ सिचुएशन दैट आई गेट 100 रुपीज टुडे. ठीक है. मेरे को आज की डेट में 100 रुपीज मिले. ठीक. कहां पे मिले? 0 ईयर पे आई गॉट 100 रुपीज. 0 ईयर क्या है? इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट काउंटिंग द टाइम. ये कौन सा मोमेंट है जहां से हमने टाइम काउंट करना
शुरू किया, दैट इज वी कॉल एज द ईयर 0. होप दिस इज क्लियर. ठीक है. एंड मेरी जो अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 0% है. 0% अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. मतलब जो पैसा मेरे को मिला मैं वो कहीं इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता. ठीक. सो उस सिचुएशन में क्या होगा, इग्नोरिंग अदर फैक्टर्स, कि अगर ये 100 रुपीज़ मेरे को आज मिले तो आज से 1 साल बाद भी कितने होंगे, 100 ही होंगे ना. इज दिस पॉइंट क्लियर. ठीक. So if I don't have any opportunity of investment, then I can't invest this 100 rupees. So मेरे को आज 100 rupees मिले, so आज से 1 साल बाद भी 100 rupees तो 100 rupees ही रहेगा. It is not going to change. Then in that situation, what is going to happen? कि अगर ये 100 rupees मेरे को आज नहीं मिलके आज से 1 साल बाद मिलते तो क्या मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ता? इग्नोरिंग रिस्क एंड इन्फ्लेशन, क्या मेरे को कोई फर्क पड़ता है? नो. मेरे पास में उस पैसे की कोई यूटिलिटी ही नहीं है, ना मैं इन्वेस्ट कर सकता ना मैं खर्च कर सकता. तो क्या होगा? कुछ भी नहीं. 100 रुपीज वो आज आके मेरी जेब में रखे हुए हैं, जेब में रख के साल भर में 2-4 बार धुल भी गए, फट गए. ठीक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक. नहीं, उसके बारे में नहीं सोच रहे, बट थिंक अबाउट द सिचुएशन. कोई यूटिलिटी नहीं है, पैसे मिले, मैं कहीं खर्च भी नहीं कर रहा, कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता आज मिले या आज से 1 साल बाद मिले? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे. ठीक है. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल बी देयर ओनली इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो राइट द नोट. राइट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी will be there only if there is opportunity of investment. And if we don't have opportunity of investment, then there is no time value of money. आई बात समझ में? सो हमारे लिए द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस मोमेंट पे हम रिस्क एंड इन्फ्लेशन कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट फैक्टर. What is our next factor? That is the year of receipt of cash flow. ठीक. I take a situation कि suppose मेरे को आज की डेट में 100 रुपीज मिला. ठीक है. ठीक. 0 year I got rupees 100. ठीक. And my opportunity of investment is 10%. If my opportunity of investment is 10%, then at the end of the first year, how much money we will be having? 110 rupees. ठीक है. But मैं क्या कर रहा हूँ? I'm not investing only for 1 year. Suppose I invest this money for a period of 2 years. ठीक. So मेरा rate of interest तो we are presuming that it will remain constant फॉर द पीरियड ऑफ टाइम. सो सेकेंड ईयर के लिए भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा. सो अब क्या होगा, सेकेंड ईयर पे क्या इन्वेस्ट होगा? 110 रुपीज़ इन्वेस्ट होगा. सो व्हेन वी विल बी कंप्यूटिंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वी आर गोइंग टू हैव 121 रुपीज़. तो सेकेंड ईयर के एंड पे हमारे पास कितना होगा? 121 रुपीज़ होगा. बट रादर देन रिसीविंग दिस 100 रुपीज़ टुडे, ये 100 रुपीज़ मेरे को आज नहीं मिलके अगर यही 100 रुपीज़ मेरे को 2 इयर्स के बाद मिला, यही 100 रुपीज़ मेरे को 2 इयर्स के बाद मिला, तो क्या होगा? क्या इस 100 रुपीज़ और इस 100 रुपीज़ की वैल्यू सेम होगी? आंसर इज नो.
बिकॉज ये 100 रुपीज तो मैंने 2 years के लिए इन्वेस्ट करा एट द रेट ऑफ 10% एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आई हैव गॉट 121 रुपीज. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जो 100 रुपीज मुझे आज मिला था वो तो 121 रुपीज के बराबर हो गया. एग्रीड? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब हम वैसे ही वापस से वही कैलकुलेशन करते हैं. दिस 121 rupees received at the end of the second year is equivalent to 100 rupees today. जो मेरे को 121 rupees ये जो सेकेंड ईयर के एंड पे 121 रुपीज है, ये कैसे आया? ये इसी 100 रुपीज को इन्वेस्ट करके तो आया है हमारे पास में. ठीक है. सो ये जो 121 रुपीज दैट वी हैव रिसीव्ड that we are having at the end of the second year is equivalent to 100 rupees today. ठीक, आज मेरे पास 100 रुपीज थे. आई इन्वेस्टेड दिस एट द रेट ऑफ 10% एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आई गॉट 121 रुपीज. इज इट क्लियर? सो 121 rupees at the end of the second year is equivalent to 100 rupees at year 0. So if I get the same 100 rupees at the end of the second year, कौन से 100 रुपीज की बात कर रहा हूँ आप? ये वाले 100 रुपीज. अगर यही 100 रुपीज मेरे को सेकेंड ईयर के एंड पे मिलते हैं तो इसकी आज की वैल्यू कितनी होगी? 100 डिवाइडेड बाय 121 into 100, that will be coming 86.96 rupees. Hope it is clear. Got this? ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर मैं इस 86 पॉइंट, चलो इसको पहले जो 100 रुपीज है, ठीक ठीक, अगर मेरे को इफ आई गेट 100 रुपीज टूडे एंड इन्वेस्ट ओनली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, सो मेरे पास में कितना होता? 110 रुपीज़ होता. बट अगर यही 100 रुपीज़ मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड पे मिलते तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती? इसकी प्रेजेंट वैल्यू होती, हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू होती 90.91. बट अगर यही 100 रुपीज़ मेरे को सेकेंड ईयर के एंड पे मिलते हैं तो इस 100 रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी होगी? दैट इज 86.96 रुपीज़. इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 86.96 रुपीज़. तो अगर मेरे को पैसा 100 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के एंड पे मिल जाता है, अगर ये 100 रुपीज़ मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड पे मिल जाता है, देन प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 90.91 रुपीज़. बट अगर यही 100 रुपीज़ मेरे को 2 years के बाद मिलता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती है? 86.96 रुपीज़. इज दिस क्लियर? इसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो. अगर मैं इस 86.96 रुपीज़ अगर मुझे आज मिला, मतलब आज के 86.96 रुपीज़ आज से 2 साल बाद के 121 रुपीज़ के इक्विवेलेंट है, इग्नोरिंग रिस्क एंड इन्फ्लेशन. ठीक है. नाउ सो व्हाट वी हैव गॉट हियर इन दिस केस, 86.96 रुपीज़ को अगर मैं 10% पे इन्वेस्ट कर दूं फॉर 2 years, देन आई विल बी गेटिंग 100 रुपीज़. सॉरी, बीच में मैं गड़बड़ बोल गया था, सॉरी. 86.96 रुपीज़ मेरे को आज की डेट में मिलते हैं, एंड इफ आई इन्वेस्ट दिस एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years, देन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आई विल बी गेटिंग 100 रुपीज़. सो ये जो 100 रुपीज़ मेरे को 2 साल के बाद मिला है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 86.96 रुपीज़ टुडे. बट अगर यही 100 रुपीज़ मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड पे मिलता तो उसकी आज की वैल्यू कितनी होती है? 90.91 रुपीज़. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं. आई एम जस्ट रिकैपिंग द थिंग, आई एम जस्ट रिकैपिंग हियर. ठीक है. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? There is inverse relationship between time value of money, present value, and the year of cash flow. So write the note. Write the note. As there is inverse relationship
between present value and year of receipt of cash flow. Therefore earlier the receipt of money higher the present value will be, higher the present value will be and vice versa. मतलब जितना जल्दी पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है, जितनी देर से पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू उतनी कम है. होप दिस इज क्लियर. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है. नाउ ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इसके जो हमारे फॉर्मूलेज हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैश फ्लोज. हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी ऑफ कैश फ्लोज हैं, उनके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती है. इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है. सो अब फॉर्मूलेज इसके लिए अब हम आज एक बार ये कंसेप्ट रिकॉल कर लो, इसको रिवाइज कर लो, एंड देन फॉर्मूलेज और उससे रिलेटेड एक आध प्रॉब्लम्स विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. वो हम कल करेंगे. ठीक है. एंड जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट में डाल देना. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व, या तो सेम डे. जब हम ऑनलाइन चल रहे हैं तो अभी कैसा है कि टू वे डायरेक्ट इंटरेक्शन तो है नहीं. वट एवर द क्वेरीज यू आर हैविंग दैट यू पुट इन द कमेंट्स. तो कमेंट में वो क्वेरीज डाल दो, या फिर अगर कुछ बड़ी क्वेरी है तो मेल भी कर सकते हो तुम इसमें. ठीक है. एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व. अब जो लाइव में जो क्वेरीज जो कमेंट्स आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैं उस मोमेंट पे उसको रिप्लाई करूं. ठीक है. सो मोस्टली क्या है, मैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद में, बिकॉज क्या है उसमें फ्लुएंसी जो बीच में से फ्लो है वो टूटता है. सो आई विल रिप्लाई या तो लेक्चर के बाद में, ठीक है, उनको एक बार कंपाइल करके, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आई विल रिप्लाई दोज क्वेरीज. ठीक है. सो वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे. दैट इज़ नॉट अ इशू एट ऑल. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.